Hi, this is Tejasvi Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you're coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really great, and in this particular class we are going to continue with the question series for CA Inter Audit। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस। दो पार्ट में आपके चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस आएंगे। दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन। रीजन बीइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 4 के अंदर एसेज भी काफी सारे हैं एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। तो आपको डेफिनेटली इन क्वेश्चंस आंसर्स की क्लास को देखना चाहिए और एटलीस्ट आई वुड से चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस तो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो या बार बार आते हो बट आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस रिलेटिंग टू ऑडिट एंड एनी अदर काइंड ऑफ वीडियो दैट मे हेल्प you to prepare your exams in a better way. So let's start. Question number 1 from essay number 500. It says that on perusal of the financial statements of a company, the auditor of the company finds that notes to accounts containing the aging of trade payables in accordance with the requirement of Schedule 3 of Companies Act 2013. ऑडिटर ऑडिट कर रहा है किसी कंपनी की, तो अगर वो ऑडिट कर रहा है तो आपकी कंपनी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा। तो जैसे ही आपके ऑडिटर को कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिली तो उसको दिखाई देगा कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स में आपकी कंपनी ने एक डिस्क्लोजर दिया हुआ है एज पर शेड्यूल 3। और डिस्क्लोजर क्या है? आपकी कंपनी ने अपने ट्रेड पेबल्स की एजिंग को वहां पे डिस्क्लोज किया हुआ है, राइट। तो ये डिस्क्लोजर बिल्कुल सही है, शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है और आपकी कंपनी की मैनेजमेंट शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रही है। क्वेश्चन आगे कहते हैं जो कंपनी का अकाउंटेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करने की कि आपकी कंपनी प्रॉपर एजिंग कैलकुलेट कर रही है ट्रेड पेबल्स की विच आर इंक्लूडेड इन दी नोट्स टू अकाउंट्स। तो आपकी कंपनी ने कंट्रोल लगाया हुआ है। कंट्रोल क्या है कि आपकी कंपनी का अकाउंटेंट को इंश्योर करना है कि जो भी एजिंग दिखाई जा रही है, डिस्क्लोज की जा रही है इन दी नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एजिंग प्रॉपर है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इस कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी के अकाउंटेंट की। द ऑडिटर वांट्स टू वेरीफाई वेदर एजिंग ऑफ द ट्रेड पेबल विच इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रॉपर और नॉट। ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर वेरिफिकेशन करना चाहता है, जानना चाहता है कि क्या ये जो एजिंग ट्रेड पेबल्स की आपकी कंपनी की मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कर रही है अंडर दी नोट्स टू अकाउंट्स, क्या ये एजिंग एप्रोप्रिएटली प्रॉपरली कैलकुलेट की गई है, वो प्रॉपर है या नहीं है। तो आपको ये बताना है, आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू, कि ऑडिटर इस गिवन सिनेरियो में क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा क्वेश्चन देख के कि ऑडिटर यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहा है। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ये भी पता है कि ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, तभी वो वेरिफिकेशन कर पाएगा। एक कंट्रोल है जो मैनेजमेंट ने लगाया हुआ है। ऑडिटर ये जानना चाहता है कि क्या ये कंट्रोल ऑपरेट हो रहा है इफेक्टिवली और नॉट, मतलब आपका ये अकाउंटेंट प्रॉपर एजिंग की कैलकुलेशन कर रहा है, सही वे से डिस्क्लोजर जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के या नहीं। तो ऑडिटर को अगर इस पर्टिकुलर कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करना है, एजिंग प्रॉपर है या नहीं, इसको इवेल्युएट करना है, तो ऑडिटर एक काम कर सकता है क्या कि ऑडिटर अपने एंड पे भी इस एजिंग को बना के देख ले, राइट। तो अगर जो एजिंग उसके अकॉर्डिंग आ रही है और जो एजिंग आपका अकाउंटेंट शो कर रहा है इन दी नोट्स टू अकाउंट्स दोनों सेम है, तो दैट मीन्स कि आपका जो अकाउंटेंट है वो प्रॉपर एजिंग बना रहा है। सो देयरफॉर ऑडिटर इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को वेरीफाई करने के लिए रीपरफॉर्मेंस यहां पे कर सकता है, मतलब जो काम ऑलरेडी मैनेजमेंट कर चुकी है क्या वो काम मैनेजमेंट ने सही किया है या सही नहीं किया है, इसको वेरीफाई करने के लिए आपका ऑडिटर उस काम को अपने एंड पे दोबारा से करके देख सकता है। तो इस ऑडिट प्रोसीजर को तुम कहते हो रीपरफॉर्मेंस। तो इस गिवन सिनेरियो में इन ऑर्डर टू वेरीफाई द एजिंग ऑफ ट्रेड पेबल्स, ऑडिटर क्या कर रहा है? वो रीपरफॉर्म कर रहा है उस कंट्रोल को जो मैनेजमेंट ने लगाया हुआ है, जो मैनेजमेंट ने मैंडेट किया हुआ है। कंट्रोल क्या था कि अकाउंटेंट बनाएगा एजिंग, इसको वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर अपने एंड पे भी एजिंग बना के देख लेगा। तो इसको तुम कहते हो रीपरफॉर्मेंस। आप अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इतना आंसर तो लिखकर आओगे नहीं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है? सबसे पहले आप लिखोगे एज पर एसे नंबर 500 ऑडिट एविडेंस का मतलब होता क्या है, राइट। ऑडिट एविडेंस क्या होता है आप मतलब बताओगे वहां पे, फिर आप बताओगे ऑडिटर किन किन ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट कर सकता है, दैट इज इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, वो सारे ऑडिट प्रोसीजर। देयर आफ्टर आपको ये कंक्लूजन यहां पे बतानी है कि इस गिवन सिनेरियो में क्या हो रहा है, फिर आप रीपरफॉर्मेंस का मीनिंग लिख सकते हो जिसको हमने देखा था अंडर एसे नंबर 500, ठीक है। तो ये आपका यहां पे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है सीए सूर्या इज कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एन एंटिटी, ऑडिट कर रहा है किसी एंटिटी की सीए सूर्या, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जब वो ऑडिट कर रहा था
he has made oral inquiry. तो CA सूर्या ने oral inquiry करी है, which is one of the audit procedure from the head accountant regarding the preparing of BRS every month as it has been laid by the management. तो कहता है कि CA सूर्या किसी कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए एक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है और वो ऑडिट प्रोसीजर है इंक्वायरी। कंट्रोल क्या है कि आपकी मैनेजमेंट ने एक कंट्रोल ले डाउन किया हुआ है कि जो हमारी कंपनी का हेड अकाउंटेंट है वो हर मंथ में उसको बनानी है बीआरएस। तो क्या ये अकाउंटेंट हर महीने बीआरएस बना रहा है या बना नहीं रहा है, इसको इवेलुएट करने के लिए यहां पे वो सफिशिएंट एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए इंक्वायरी को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आपको बताना है, डिस्कस करना है वेदर इंक्वायरी एज स्टेटेड अबव वुड प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू हिम। क्या आपका ऑडिटर अगर सिर्फ इंक्वायरी करेगा, अगर वो सिर्फ अकाउंटेंट से ये पूछ रहा है कि तुझे हर महीने बीआरएस बनानी थी, ये कंट्रोल लगाया हुआ था, क्या तूने हर महीने बीआरएस बनाई, तो क्या उसको सफिशिएंट एविडेंसेस मिल जाएंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सामने से जो आपके अकाउंटेंट का रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स गलत हो सकता है, वो रिस्पॉन्स बायस्ड हो सकता है। राइट, बायस कैसे हो सकता है? भले ही वो आपकी इंक्वायरी, भले ही वो आपकी बीआरएस को नहीं बना रहा है, लेकिन जब ऑडिटर उससे इंक्वायरी करता है तो वो रिस्पॉन्स दे सकता है ना कि हाँ मैंने बनाई है हर महीने बीआरएस। सो यहां पे आप जब ऑडिटर इंक्वायरी करेगा तो इंक्वायरी अपने आप में कभी भी उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। और जब भी आपके सिलेबस के अंदर इंक्वायरी आया, मैंने इस बात को बोला है कि इंक्वायरी के साथ ऑडिटर को अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि वो कोरोबरेट कर सके रिस्पॉन्सेज ऑफ द इंक्वायरी। राइट, जैसे कि इस गिवन सिनेरियो में वो इंक्वायरी के साथ साथ इंस्पेक्शन भी कर सकता था, चेकिंग कर सकता था, देख सकता था कि क्या सही में बीआरएस बन रही है या नहीं बन रही है, लेकिन उसने सिर्फ इंक्वायरी करे तो उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलेंगे। राइट, तो क्या उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल जाएंगे अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल और नॉट? ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया। यही आपको लिखना है कि इंक्वायरी अपने आप में कभी भी इट डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस about the absence of material misstatement at the assertion level nor about the operating effectiveness of the control। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इस ऑडिट प्रोसीजर को, दैट इज इंक्वायरी, अगर टीओडी एज अ टीओडी परफॉर्म कर रहे हो या एज अ टीओसी परफॉर्म कर रहे हो। अब हमारे गिवन सिचुएशन में एज अ टीओसी परफॉर्म किया जा रहा है, मतलब आपके इंक्वायरी को परफॉर्म कर रहा है ऑडिटर इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। लेकिन अगर ऑडिटर इसको एज अ टीओडी भी परफॉर्म करेगा ना, तो भी उसको कभी भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंक्वायरी अपने आप में कभी भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं प्रोवाइड करती। तो इस गिवन सिनेरियो में अगर आपके सीए सूर्या को ये वेरीफाई करना है कि क्या प्रॉपर बैंक रिकंसिलिएशन बनती है हर महीने या नहीं, तो उसको प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। मतलब उसको इंक्वायरी के अलावा कोई और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा या इंक्वायरी के साथ कोई और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। ओनली देन ही कैन बी सेटिस्फाइड अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं अ कंपनी हैज स्टिपुलेटेड अ कंट्रोल, कंपनी ने कंट्रोल लगाया हुआ है, यहां पे भी एक क्या, रिकंसिलिएशन ऑफ इट्स रिकॉर्ड्स शोइंग द क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर कैरिड आउट एट अ रेगुलर इंटरवल विद द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द सच आइटम। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ये है कि आपकी कंपनी को बनानी है एक रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन किसकी बननी है? रिकंसिलिएशन बननी कि जो पीपीई का आपके रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जो पीपीई की फिगर्स है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड जो आपकी पीपीई के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, फिगर्स आ रही है एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन, उन दोनों की रिकंसिलिएशन बनानी है। यह आपका कंट्रोल लगा हुआ है। राइट, द ऑडिटर हैज फाउंड दैट, ऑडिटर को पता लगा कि सच रिकंसिलिएशंस आर बीइंग कैरिड आउट एज स्टिपुलेटेड। तो मतलब जो कंट्रोल लगा हुआ था, ऑडिटर ने उस कंट्रोल की टेस्टिंग करी और ऑडिटर को पता लग रहा है कि ये कंट्रोल हो रहा है ऑपरेट इफेक्टिवली। राइट, कहता है डिस्कस करो, बताओ कि क्या ये जो अबव फैक्टर, मतलब ये जो आपके ऑडिटर को सेटिस्फेक्शन मिल गई है कि इस पर्टिकुलर पीपीई के एरिया में जो मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाए हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं इफेक्टिवली, क्या ये सेटिस्फेक्शन से आपके ऑडिटर को जो अदर इंटरनल एविडेंसेस मिलेंगे उनकी रिलायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, विच आर बीइंग ऑब्टेन्ड विद इन द कंपनी रिलेटिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच आइटम। आपको ये बताना है। कहते हैं देखो
यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस को लेकर। क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है? रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस से लेकर। तो अब अगर अपनी बुक के पेज नंबर 3 पे जाओगे, आपको वहां पे कंसेप्ट मिल जाएगा कि किन किन ऑडिट एविडेंसेस की रिलायबिलिटी जनरली हम बोलते हैं कि ज्यादा है। तो वहां पे एक पॉइंट है कि ऑडिटर जिन एविडेंसेस को कलेक्ट करता है फ्रॉम दी एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब सोर्सेज विच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी रिलायबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू दोज ऑडिट एविडेंसेस विच आर बीइंग ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज। मतलब जो एविडेंसेस ऑडिटर को इंटरनल सोर्सेज से मिलते हैं उनकी रिलायबिलिटी कम होती है। तो यहां पे ऑडिटर को एक सेटिस्फैक्शन मिल गई है कि पीपीई के एरिया में मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल लगाया हुआ है वो कंट्रोल ऑपरेट हो रहा है इफेक्टिवली, राइट। अब ये जो आपके ऑडिटर को ये सेटिस्फैक्शन मिली है, क्या अगर ऑडिटर इसी एरिया में अपने एसेट की जब वो एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करेगा, राइट, उसके एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए अगर ऑडिटर इंटरनल सोर्सेज से ही एविडेंसेस कलेक्ट करे तो क्या उसको रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस मिल जाएंगे? मतलब क्या इंटरनली जनरेटेड ऑडिट एविडेंसेस की रिलायबिलिटी अब इंक्रीज हो जाएगी? तो आंसर है यस। वहीं पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर ऑडिटर इंटरनल सोर्सेज से एविडेंसेस कलेक्ट करता है तो वहां पे भी रिलायबिलिटी ज्यादा तब होती है जब जो कंट्रोल्स आपकी मैनेजमेंट ने लगाए हुए हैं इन दैट एरिया दोज कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, राइट। तो इस गिवन सिनेरियो में आपके ऑडिटर को रिलायबिलिटी ज्यादा मिलेगी इवन इफ ही इज कलेक्टिंग द ऑडिट एविडेंसेस फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेस in order to verify the existence of the PPE, right? यही लिखा हुआ है यहाँ पे, कहते हैं the management is carrying out reconciliation of the item which are contained in the PPE। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट का कंट्रोल क्या है, तो इसको मैं नहीं पढ़ूंगी, जो क्वेश्चन है वही लिखा हुआ है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्रोल इन दिस रिगार्ड हैव ऑपरेटेड इफेक्टिवली। मैंने क्या बोला कि मैनेजमेंट का कंट्रोल था, ऑडिटर ने वेरीफाई किया और ऑडिटर की कंक्लूजन क्या है कि जैसे आपकी रिकंसिलिएशन बननी चाहिए थी वैसे रिकंसिलिएशन बनी, मतलब जो कंट्रोल्स है दोज कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ओके, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस विच इज जनरेटेड इंटरनली। अब यहाँ पे ऑडिट एविडेंसेस जो ऑडिटर जनरेट करना चाह रहा है इंटरनली वो इंक्रीज हो जाती है, वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं जब उनसे रिलेटेड कंट्रोल, यहां पे कंट्रोल क्या है? पीपीई से रिलेटेड कंट्रोल, इंक्लूडिंग दोज ओवर इट्स प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस इम्पोज्ड बाय द एंटिटी आर इफेक्टिव। तो अगर कंट्रोल्स जो आपकी मैनेजमेंट ने लगाए हैं ओवर द प्रिपरेशंस मेंटेनेंस ऑफ दीज पर्टिकुलर आइटम्स, अगर वो कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो हम बोलेंगे कि वो एविडेंसेस जो ऑडिटर इंटरनल सोर्सेज से ऑब्टेन कर रहे हैं वो ज्यादा रिलायबल हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। आप अगर अपनी बुक के पेज नंबर 3 पे जाओगे, बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं रिलायबिलिटी के, उसमें से एक पॉइंट ये है। ओके, तो ये आपका आंसर बनेगा। 5 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना सा नहीं लिख सकते, आपको सारे रिलायबिलिटी के पॉइंट लिखने, फिर गिवन सिनेरियो में क्या हो रहा है और इस पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। समझ में आया? अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन कहता है स्टेट द असर्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइटम इन द बैलेंस शीट अंडर करंट एसेट रिगार्डिंग एज कैश इन हैंड। तो आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर आपकी दो साइड बनती है, एक बनती है एसेट साइड और एक बनती है लायबिलिटी साइड। एसेट साइड पे कैश इन हैंड लिखा हुआ है और उसका बैलेंस कितना लिखा हुआ है? 10,000 रुपए। अब इस असर्शन के ऊपर आपको कंफर्ट लेना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो कहता है आपको असर्शन बताओ कि कैश इन हैंड के रिस्पेक्ट में आप किन किन असर्शन को चेक करोगे और वहां पे क्या चेक करोगे। तो यहां पे जो इंस्टीट्यूट ने 3 पॉइंट लिखे हुए इनको तुम समझ नहीं पाओगे, या अगर आप समझ भी पा रहे हो तो भी आप इसको बाद में याद रख नहीं पाओगे। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा है, हम पहले वहां से पढ़ेंगे फिर हम इंस्टीट्यूट के इस आंसर को रेफर करेंगे, राइट। हाँ, सबसे पहले ऑडिटर किन असर्शंस के ऊपर फोकस करेगा? ऑडिटर फोकस करेगा सबसे पहले एग्जिस्टेंस के ऊपर, राइट। तो सबसे पहली असर्शन क्या आई? एग्जिस्टेंस। दूसरी असर्शन क्या हुई? राइट एंड ऑब्लिगेशन। आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपको याद है ये असर्शंस। तो सबसे पहली असर्शन क्या आई? एग्जिस्टेंस। दूसरी असर्शन क्या आई? राइट एंड ऑब्लिगेशन। एंड तीसरी असर्शन है कंप्लीटनेस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ
कि आपकी मैनेजमेंट जो कह रही है कि मेरे पास 10,000 रुपए का कैश है, मैनेजमेंट ये अजर्ट कर रही है अपनी बैलेंस शीट में ये बात बोल के कि मेरे पास 10,000 का कैश है, तो ऑडिटर देखेगा कि क्या सही में 10,000 रुपए का कैश इसके पास एग्जिस्ट करता है। तो इस असर्शन के ऊपर कंफर्ट लेना, आप इसको कहते हो एग्जिस्टेंस के ऊपर कंफर्ट लेना। अब यहां पे ऑडिटर क्या कर सकता है, क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर ले वो कैश की, ठीक है। तो कहते हैं द कैश physically exist in the form of valid notes and coins on the balance sheet day। तो वो क्या करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेगा, बैलेंस शीट डेट पे जाएगा, कैश को फिजिकली काउंट करेगा, देखेगा भाई कितने नोट्स है कितने कॉइन है, तो ऐसे वो एग्जिस्टेंस को वेरीफाई कर लेगा। अगर इंस्टीट्यूट का आंसर पढ़ोगे ना तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो आपका सीए है, जो फर्म है, नहीं सॉरी, जो आपकी एंटिटी है यहाँ पे जिसके ये एसेट है वो फर्म है, मतलब क्लाइंट का जो एंटिटी का नेचर है वो फर्म है। तो फर्म के पास क्या है, 10,000 रुपए का कैश इन हैंड है और ऑडिटर को इसको वेरीफाई करना है। तो वो क्या कर सकता है, एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए रिस्पॉन्ड करना बंद कर गया, रुको एक सेकेंड यार। हाँ, वो कैश को कैश की वेरिफिकेशन करने के लिए, कैश की किस असर्शन की वेरिफिकेशन करने के लिए, एग्जिस्टेंस की वेरिफिकेशन करने के लिए वो चेक कर सकता है कि कितने नोट्स है आपके इस फॉर्म के पास, क्लाइंट के पास कितने कॉइन्स है ऑन द बैलेंस शीट डेट। इन शॉर्ट वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेगा, फिजिकली वेरीफाई कर लेगा कैश को, और किस असर्शन के ऊपर कंफर्ट ले रहा है वो एग्जिस्टेंस के ऊपर। तो अगर तुम सिर्फ लाइन पढ़ोगे ना इंस्टीट्यूट की, कुछ समझ में नहीं आएगा। कहता है फॉर्म के पास, मतलब आपके क्लाइंट के पास 10,000 रुपए है कैश इन हैंड इन द वैलिड नोट्स एंड कॉइन्स ऑन द बैलेंस शीट डेट। ये कंक्लूजन लिखी हुई है, मतलब जब उसने कैश को फिजिकल वेरीफाई किया होगा तब उसको ये पता लगा। तो यहाँ पे किस असर्शन के ऊपर कंफर्ट लिया जा रहा है, एग्जिस्टेंस के ऊपर कंफर्ट लिया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। दूसरे असर्शन क्या है जिसके ऊपर वो कंफर्ट लेगा, दैट इज राइट एंड ऑब्लिगेशन, कि अगर कैश इन हैंड तुम अगर दिखा रहे हो एसेट साइड पे 10,000 रुपए का, तो आपकी एंटिटी का उस कैश के ऊपर राइट होना चाहिए, है ना। तो कहते हैं द कैश इज फ्री, कैश फ्री होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं एंड इट इज अवेलेबल फॉर द एक्सपेंडिचर बाय द फर्म, इंडिकेटिंग फर्म के पास लीगल राइट है यूज करने का, मतलब फर्म के पास राइट है ओवर दिस एसेट। तो सेकेंड पॉइंट में अगर तुम आओगे, ऑडिटर ने जब इस वेरिफिकेशन करी आपकी असर्शन की, कैश से रिलेटेड असर्शन की, तो उसने क्या वेरीफाई किया, क्या इवेलुएट किया कि कैश फ्री है एंड अवेलेबल है फॉर द एक्सपेंडिचर टू द फर्म। मतलब ऑडिटर यहां पे राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द राइट ऑफ द योर फर्म ओवर द एसेट, राइट एंड ऑब्लिगेशन, इस असर्शन के ऊपर कंफर्ट ले रहा है, ठीक है। तीसरे असर्शन क्या जिसके ऊपर वो कंफर्ट ले रहा है, वो है कंप्लीटनेस। कहते हैं द बुक्स ऑफ अकाउंट शोज अ कैश बैलेंस ऑफ एन आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ ₹10,000 एट द एंड ऑफ द डे ऑन विच द बैलेंस शीट इज ड्रॉन अप। तो कहते हैं देखो, उसने कंप्लीटनेस का ऊपर कंफर्ट कैसे लिया, कंप्लीटनेस के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए उसने बैलेंस शीट, मतलब एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी आपका ईयर था, उसने देखा कि बैलेंस शीट पे एसेट साइड कितना बैलेंस शो हो रहा है, 10,000 रुपए का। तो सेम डेट पे उसने ये देखा कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कैश बुक, उस डे पे कितना बैलेंस शो होना चाहिए तुम्हारा इन हैंड, 10,000 रुपए। तो उसने ऐसे कंप्लीटनेस के ऊपर कंफर्ट लिया कि जितना कैश इन हैंड था वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हुआ है। तो कहते हैं द बुक्स ऑफ अकाउंट शोज अ कैश बैलेंस ऑफ द आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ द डे ऑन विच द बैलेंस शीट इज ड्रॉन अप, राइट। तो जब तुम सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को पढ़ोगे, ये 3 पॉइंट्स बेसिकली काम करने के बाद जो आपके ऑडिटर की कंक्लूजन है वो कंक्लूजन लिखी हुई है। क्या असर्शंस उसने चेक करी है, सबसे पहले में उसने एग्जिस्टेंस के ऊपर कंफर्ट लिया, फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के ऊपर कंफर्ट लिया, फिर उसने कंप्लीटनेस के ऊपर कंफर्ट लिया है। एग्जिस्टेंस के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए उसने फिजिकल वेरिफिकेशन करी है, कैश की कॉइन्स और नोट्स को फिजिकली वेरीफाई किया है। दूसरा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को इंश्योर करने के लिए, मतलब ये जानने के लिए कि हाँ कैश फ्रीली अवेलेबल है और आपकी एंटिटी के उसके ऊपर राइट है, उसने उसको वेरीफाई किया। और तीसरा, आपके ऑडिटर ने कंप्लीटनेस के ऊपर कंफर्ट ली है। समझ में आ गया। तो आप इन तीनों पॉइंट के सामने लिख सकते हो एग्जिस्टेंस, दूसरे के सामने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, और तीसरे के सामने यू कैन मेंशन कंप्लीटनेस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है द ऑडिटर ऑफ JPJ लिमिटेड एक्सप्लेन टू द ऑडिट टीम मेंबर्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट एविडेंस एंड ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। तो ऑडिटर है, किसी कंपनी की ऑडिट कर रहा है जिसका नाम है JPG लिमिटेड, उसने ना अपनी ऑडिट टीम के मेंबर्स को बताया, देखो एविडेंसेस के बीच में और हम जब अपनी ऑडिट को कंप्लीट कर लेंगे, देयर आफ्टर जब हम अपना ओपिनियन देंगे ना, उन दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है।
एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द ऑडिट एविडेंस एंड द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। अब यहां पे जो बिगिनिंग में आपकी क्लासेस लगी थी, जिसको हमने बोला था फाउंडेशन क्लासेस, जहां पे हमने आपको ऑडिट का फ्लो सिखाया था, वो ऑडिट का फ्लो क्या था एक बार फिर से बताओ। ऑडिट का फ्लो ये कहता था कि ऑडिटर को अल्टीमेटली, आप मुझे पहले सबसे पहले ना ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बताओ एज पर एसए नंबर 200। मैम ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर को ना एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, वेदर दीज आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नोट। ओके, ये रीजनेबल एश्योरेंस बेसिकली है क्या मैम? ये आप कह सकते हो ऑडिटर का ओपिनियन है। तो मतलब ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है उसको एक ओपिनियन देना है विच विल बी इन द नेचर ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस, राइट। ये ऑडिटर ओपिनियन तक पहुंचता कैसे है मैम? यही तो ऑडिट फ्लो था। ऑडिटर को अगर ओपिनियन तक पहुंचना है तो उसके हाथ में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस होनी चाहिए। ये ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिलते कैसे हैं मैम? उसको काम करना पड़ेगा, उसको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। यही तो हमने सीखा था कि पहले वो रैप लगाएगा फिर वो फैप लगाएगा। तो आप कहना चाह रहे हो कि ऑडिटर जब तक ओपिनियन दे ही नहीं सकता जब तक उसके पास एविडेंसेस नहीं है? आंसर इज यस। एविडेंसेस के बेस पे ही तो कंक्लूजन बनाएगा ना वो, और अगर उसके पास एविडेंस नहीं है तो वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएगा। ये बात भी कि उसके पास एविडेंस नहीं है ये भी अपने आप में एक कंक्लूजन है, तभी ऑडिटर डिस्क्लेमर देता है या क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करता है। समझ रहे हो? तो मतलब किसी ना किसी ओपिनियन पे पहुंचने के लिए ऑडिटर के पास एविडेंस होने चाहिए। ये बात हमें समझ में आती है। तो यही आपका आंसर है कि हाँ रिश्ता तो है। तो कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन एविडेंस एंड ओपिनियन व्हाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट। ऑडिटर ऑब्टेन करता है एविडेंस जिसकी हेल्प से जब आपके ऑडिटर ने जो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करे उसके बेसिस पे वो क्या बनाता है? ओपिनियन। बस ये आपको लिखना है कि ऑडिट एविडेंसेस जो ऑडिटर को मिलेंगे उसको बेस बनाता है, किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है और उस कंक्लूजन को वो ओपिनियन के फॉर्म में इशू कर देता है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे कैसे? पहले एसए नंबर 200 बताओ फिर आप ये बातें लिखो, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। An audit team member of the auditor of Genuine Limited was of the view that audit evidence obtained internally from within the company under audit are more appropriate। अरे भाई तो रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर से पेज नंबर 3 के ऊपर जाओगे कि हम, अच्छा ये सिचुएशन कौन सी कवर्ड है कि ऑडिटर जब इंटरनल सोर्सेज से एविडेंसेस कलेक्ट करेगा तो वो ज्यादा रिलायबल होंगे। क्या ये बात सही है? नहीं। ऑडिटर जब एक्सटर्नल सोर्सेज से एविडेंसेस कलेक्ट करता है वो ज्यादा रिलायबल होते हैं एज कंपेयर टू इंटरनल सोर्सेज। मैम अभी तो आपने ऊपर बोला कि इंटरनल सोर्सेज से जब ऑडिटर एविडेंसेस कलेक्ट करता है वो ज्यादा रिलायबल होते हैं, वो सिर्फ उस सिचुएशन में होते हैं जहां पे कंट्रोल्स इफेक्टिव है। तो कहते हैं an audit member of the auditor of the Genuine Limited was of the view that the audit evidence which are obtained internally from the company under audit more appropriate from the reliability point of view। मतलब ये कह रहा है कि इंटरनल सोर्सेज से मिले हुए एविडेंसेस ज्यादा रिलायबल होते हैं एज कंपेयर टू दोज एविडेंसेस जो ऑडिटर को मिलेंगे फ्रॉम दी एक्सटर्नल सोर्सेज। आपको अपना व्यू बताना है। हमारा व्यू बिल्कुल इसके उल्टा व्यू है। हम ये कहना चाहते हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेज से मिले हुए एविडेंसेस ज्यादा रिलायबल होते हैं एज कंपेयर टू इंटरनल सोर्सेज। लेकिन आप वो लाइन भी लिखोगे कि इंटरनल सोर्सेज से मिले हुए एविडेंसेस को रिलायबल कब बोला जाएगा? ओनली व्हेन द कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना कैसे है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं पढ़ भी नहीं रही हूं, जो मैंने आपको बोला है वही आपको लिखना है। सबसे पहले आप पेज नंबर 3 पे जाओगे, रिलायबिलिटी वाले सारे पॉइंट लिखोगे, फिर आप उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर फोकस करोगे जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, राइट। एंड आप देयरफॉर आप ये लास्ट में अपनी कंक्लूजन यहां पे मेंशन कर दोगे। कंक्लूजन वही लिखी हुई है कि ऑडिट एविडेंसेस जो एक्सटर्नल सोर्सेज से आप ऑब्टेन करते हो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, मतलब फ्रॉम द रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ज्यादा रिलायबल होते हैं एज कंपेयर टू दोज एविडेंसेस व्हिच आर ऑब्टेन्ड इंटरनली, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं देयर वाज अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिसका नाम है वीएम एंड एसोसिएट्स। एक सीए फर्म है, राइट। नाम क्या है? वीएम एंड एसोसिएट्स। मिस्टर एम आपके उस फर्म का पार्टनर है। वीएम एंड एसोसिएट दो पार्टनर होंगे, एम उसका एक पार्टनर है। व्हाइल एक्सप्लेनिंग टू हिज ऑडिट टीम मेंबर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये भी अपने एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को बता रहा है ऑडिट एविडेंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके इस एंगेजमेंट पार्टनर ने इस इन्फॉर्म किया है अपने एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को अबाउट द सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो मतलब बताने बैठ गए ये कि सफिशिएंसी का मतलब क्या है, अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है। मिस्टर ए
हु इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम ऑफ VMN एसोसिएट्स वाज ऑफ द व्यू। अब मिस्टर ए, आप जैसा ही कोई आर्टिकल असिस्टेंट होगा, एंगेजमेंट टीम का मेंबर्स है, ठीक है, वो उठ के बोलता है कि देखो मेरा व्यू ऐसा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसा कहती है, मैंने ऑडिट में ये पढ़ा है कि सफिशिएंसी का मतलब होता है सिंप्लिसिटी। क्या, कहां से ऑडिट पढ़ के आए, क्या ऑडिट पढ़ी है? सफिशिएंसी का मतलब कहता है ये कि सिंप्लिसिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, एंड एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है कि हम कितने इजी तरीके से उस ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन करेंगे। तो कहता है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस मींस ईज ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस। आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या ये जो मतलब बता रहा है सफिशिएंसी का, एप्रोप्रिएटनेस का, आपकी एंगेजमेंट टीम का मेंबर, ये सही बता रहा है या गलत बता रहा है? बिल्कुल गलत बता रहा है। बुक के पेज नंबर 3 पे जाओगे, वहां पे आपको मीनिंग लिखा हुआ है सफिशिएंसी का और एप्रोप्रिएटनेस का। सफिशिएंसी रेफर्स टू द quantity of the audit evidences and appropriateness refers to the quality of the audit evidences, right? तो यहाँ पे गलत आपका मिस्टर ए यहाँ पे बोल रहा है। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे कैसे? तो आप सबसे पहले बताओगे सफिशिएंसी का मतलब क्या है, जो आपके पेज नंबर 3 पे आपको कंप्लीट टेक्स्ट मिल जाएगा। फिर आप एप्रोप्रिएटनेस का मतलब बताओगे, फिर आप बताओगे मिस्टर ए जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको गिवन सिनेरियो लिखना पड़ेगा कि इन गिवन सिनेरियो में सफिशिएंसी का मतलब ए ये बता रहा है, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब ये बता रहा है। फिर आप ये बोलोगे कि वो गलत बोल रहा है क्योंकि देखो ऐसे नंबर 500 में हमें ये बताया हुआ है, ठीक है? आप ऐसे आंसर लिखोगे। मैं यहाँ पे कंक्लूजन पढ़ देती हूँ। यही बोला हुआ है कि सफिशिएंसी का मतलब सिंप्लिसिटी नहीं होता और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब ईज नहीं होता। सफिशिएंसी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, वेयरएज एप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, राइट? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है व्हाइल ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ AB लिमिटेड। आप ऑडिट कर रहे हो किसी कंपनी की जिसका नाम है AB लिमिटेड, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करते वक्त कौन से फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट कर रहे हो? 2023-24 की। ऑडिटर ऑफ द कंपनी यूज्ड एन ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर को एक ऑडिट प्रोसीजर उसने परफॉर्म किया, अकॉर्डिंग टू विच, और उस ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद ऑडिटर किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहा है, उसको कोई फाइंडिंग मिली क्या? कहता है अकॉर्डिंग टू विच कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स and records of the company were checked in detail in order to obtain the audit evidence। अच्छा, आपके ऑडिटर ने चेकिंग करी है, अच्छा, उसने चेकिंग करी है, आपकी कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आपकी कंपनी के जितने भी रिकॉर्ड्स है, सबकी उसने चेकिंग करी है। और आपको ये एक्सप्लेन करना है ये चेकिंग क्यों करिए, क्योंकि उसको ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। ऑब्वियसली हमें पता है, फ्लो पता है कि अगर ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है तो उसका इंटेंशन क्या होगा? ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने का। आपको एक्सप्लेन करना है कि गिवन सिनेरियो में ऑडिटर ये जो चेकिंग कर रहा है डॉक्यूमेंट्स की, रिकॉर्ड्स की, ये क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। आप लगाओ अपना दिमाग, जो हमने नेचर पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स के ऑडिट प्रोसीजर जो ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है इन ऑर्डर टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंसेस, उनमें से ये क्या है? चेकिंग करना रिकॉर्ड्स की, डॉक्यूमेंट्स की, ये होता है आपका इंस्पेक्शन। तो यहां पे जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है वो है इंस्पेक्शन। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे कैसे? आप बताओगे सबसे पहले कि हाँ ऑडिटर, अच्छा, आप सबसे पहले ना एज पर एसए नंबर 500 मेंशन करना, वहां पे एविडेंस का मतलब बताना। यहां पे यार हाँ, आप ऐसे नंबर 500 मेंशन करना। आप वहां पे सबसे पहले एविडेंस का मतलब बताना कि ऑडिट एविडेंस होता क्या है एज पर ऐसे नंबर 500। फिर आप बताना कि ऑडिटर किन किन ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, उसमें से एक होता है आपका इंस्पेक्शन। फिर आप बताओगे इंस्पेक्शन का मतलब, और फिर आप एक कंक्लूजन लिख दोगे कि इस गिवन सिनेरियो में क्योंकि आपका ऑडिटर चेकिंग कर रहा है रिकॉर्ड्स की, डॉक्यूमेंटेशन की, तो वो होता है इंस्पेक्शन। तो ऑडिटर आपकी ऑडिट इंस्पेक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो आपको ऐसे आंसर लिखना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है डिस्कस करो व्हाट इज अंडरस्टूड बाय द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्या आप इसको बता सकते हो? यस, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, राइट? इट रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। आपको आंसर मिलेगा पेज नंबर 3 के ऊपर। इसके साथ साथ क्योंकि आपसे एप्रोप्रिएटनेस के बारे में पूछा है, तो आप साथ में ये भी बताओगे कि ये क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, यह आपको मिल जाएगा पेज नंबर 2 के ऊपर। तो क्वालिटी is dependent on various factor, फॉर एग्जाम्पल कि आप कहां से, किस सोर्स से अपने एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हो, किस नेचर का आपका ऑडिट एविडेंस है, एंड वेदर इट इज डिपेंडेंट ऑन दी, हाँ, क्वालिटी ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दी इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड। जैसे कि अगर आपने
जहां से अपने ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट किया है वहां पे उस एरिया में कंट्रोल अच्छे हैं, तो वहां से जो ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे वो ज्यादा रिलायबल होंगे। अगर वो ज्यादा रिलायबल है तो इसका मतलब वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के ऑडिट एविडेंसेस है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कहते हैं अप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, कि ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी डिपेंड करती है कि वो कितने रेलिवेंट है ऑडिट के लिए, कितना उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, उनकी रिलायबिलिटी क्या है। तो कहते हैं दैट इज उनकी रेलिवेंस क्या है, एंड एज फार एज उनकी रिलायबिलिटी क्या है इन प्रोवाइडिंग द सपोर्ट फॉर द कंक्लूजन इन विच ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड। मतलब ऑडिटर अल्टीमेटली इन एविडेंसेस के बेस पे किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा और उसको उस कंक्लूजन से कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, तो उसकी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए ये एविडेंसेस कितने रिलायबल हैं, कितने रेलिवेंट है। समझ में आया। रिलायबिलिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है कि आप किन सोर्सेज से अपने एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे हो, किस नेचर का आपका एविडेंसेस है और किन सर्कमस्टांसेस में आपने इन एविडेंसेस को ऑब्टेन किया। मतलब अगर आप ऐसे सोर्स से एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हो जहां पे कंट्रोल अच्छे, तो वो ज्यादा रिलायबल एविडेंसेस होंगे, ज्यादा रिलायबल एविडेंस होंगे, ज्यादा ऑडिट के लिए रेलिवेंट एविडेंसेस होंगे, तो उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसको आप कहते हो एप्रोप्रिएटनेस। समझ में आ गया। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। बुक के पेज नंबर 2 और 3 के ऊपर आपको ये आंसर मिल जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है मेंटेनिंग अकाउंट्स यूजिंग द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आपकी कंपनी किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रही है, मान लेते हैं सैप, और उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक फीचर है ऑडिट ट्रेल का। ऑडिट ट्रेल का फीचर कहते हैं कि आपकी जो भी ट्रांजेक्शन एंटिटी करती जाएगी उसका एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन होता जाएगा सिस्टम के अंदर, फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर मेंटेन होता जाएगा। आपको कहना है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो ऑडिट ट्रेल का फीचर है ये ऑडिटर के लिए कैसे एडवांटेज हो सकता है। आपको कुछ एडवांटेज बतानी है इस फीचर की फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा बुक के पेज नंबर 6 के ऊपर, और मैं यहां से इसको डिस्कस नहीं कर रही, बुक के पेज नंबर 6 से ही डिस्कस कर रही हूं, क्योंकि वहां पे जो पॉइंट्स की फ्रेमिंग है वो ज्यादा अच्छे से हुई है। हम आ जाते हैं बुक के पेज नंबर 6 के ऊपर। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑडिट ट्रेल। तो सबसे पहले आप बताओगे मीनिंग क्या होता है ऑडिट ट्रेल का। आप ये जो फर्स्ट पॉइंट है सिर्फ इतना लिखोगे मीनिंग के लिए। देयर आफ्टर क्वेश्चन ने आपसे जो मेनली पूछा है उसके ऊपर आप फोकस करोगे। क्या पूछा है, बेनिफिट्स बता दो ऑडिट ट्रेल के, क्या बेनिफिट होते हैं। तो फिर आपको ये बेनिफिट लिखने हैं 6, ये आपका मेन क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे पहले एक लाइन में सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि मीनिंग क्या होता है ऑडिट ट्रेल का। तो ऑडिट ट्रेल डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। मतलब आपकी एंटिटी ने फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजेक्शन करी है, ट्रांजेक्शन किसकी है, सेल्स की, तो सेल की ट्रांजैक्शन को सिस्टम में रिकॉर्ड किया गया, वो तो ठीक है, सिस्टम में रिकॉर्ड तो किया गया होगा, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई होंगी, जैसे इनवॉइस बना होगा, ओए बना होगा, राइट। तो ये सारा जब रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है सिस्टम में, मतलब जब ऑडिटर आएगा और इस पर्टिकुलर अमाउंट को देखेगा कि आपकी एंटिटी ने मिस्टर ए को सेल करी है 10,000 रुपए की, तो उसको अमाउंट दिखाई दे रहा है, ये एंट्री दिखाई दे रही है। ये एंट्री बनी कैसे, 10,000 रुपए रिकॉर्ड कैसे हुए, राइट। तो उस एंटायर फ्लो को रिकॉर्ड करता है आपका ये फीचर। तो ऑडिट ट्रेल का फीचर जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होता है वो वहां पे यू कैन फाइंड द डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। इट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट, ऑडिटर आपके इस फीचर को यूज कर सकता है टू इन्वेस्टिगेट हाउ अ सोर्स डॉक्यूमेंट वाज ट्रांसलेटेड इनटू एन अकाउंटिंग एंट्री। मतलब आपने सेल करी तो सेल की एंट्री तुमने क्या डाल दी, मिस्टर ए को सेल हुई तो मिस्टर ए टू सेल्स, राइट। अगर क्रेडिट पे सेल हुई तो डेबिट टू सेल। तो ये जो एंट्री है ये सोर्स डॉक्यूमेंट से एंट्री तक तुम पहुंचे कैसे, मतलब पहले इनवॉइस बना होगा ना। तो कहते हैं कि ऑडिटर इस फीचर को यूज करके इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि कैसे एक सोर्स डॉक्यूमेंट को, कैसे एक इनवॉइस को ट्रांसलेट किया गया इनटू द अकाउंट एंट्री, एंड फ्रॉम देयर अब ये तुमने एंट्री बुक कर दी, इसके बाद ये या आपकी एंटिटी के ट्रायल बैलेंस में जाएगा, मतलब ट्रायल बैलेंस ही बनेगा। इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद तुम्हारी अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी। मतलब अब ये डेटर चले जाएंगे कहां पे, तुम्हारे बैलेंस शीट के अंदर, और ये जो सेल्स है ये चली जाएंगी आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अल्टीमेटली कहते हैं कि अकाउंट एंट्री आपके सोर्स डॉक्यूमेंट से अकाउंट एंट्री कैसे बनी, अकाउंट एंट्री से कैसे ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचा, तो पूरा फ्लो तुम्हें पता लग जाता है।
कि अगर बैलेंस शीट के अंदर डेटर आ रहे 10,000 रुपए की, ये फिगर है, इसके ऊपर ऑडिटर को कंफर्ट लेना है, तो वो बैक में जा सकता है कि कहां से ये 10,000 की ट्रांजेक्शन शुरू हुई। तो सोर्स डॉक्यूमेंट से एंट्री कैसे बनी, एंट्री से आपके जो एंट्री से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक बैलेंस कैसे गया। तो इस एंटायर रिकॉर्ड को तुम कहते हो ऑडिट ट्रेल का फीचर, मतलब जिस भी सॉफ्टवेयर के अंदर ये फीचर होता है उसको तुम कहते हो ऑडिट ट्रेल। फिर ऑडिटर के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है, एडवांटेजेस क्या है। नंबर 1, ऑडिट ट्रेल, इसे आप ऑडिट लॉग भी कह सकते हो। It acts as a record keeper that document evidence of certain events, procedure or operation because their purpose is to reduce fraud, material errors and unauthorized use। और अगर कोई और पर्सन इसके अंदर चेंजेस करना चाहेगा तो ये प्रॉपर लॉग भी मेंटेन करता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंटेंट है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, ठीक है, इसने एंट्री बुक कर दी सेल्स की, क्योंकि इसके पास ऑथराइजेशन है, इसका काम ही यही है। उसने एंट्री बुक करी कि आपकी एंटिटी ने सेल करी है, सेल का अमाउंट है 10,000 रुपए, एंट्री उसने डाली है डेटर टू सेल्स 10,000 रुपए 10,000 रुपए। बाद में कोई और पर्सन जिसके पास ऑथराइजेशन नहीं है, अगर समहाउ वो सिस्टम में पहुंच के आपके चेंजेस करेगा अपनी लॉगिन आईडी से, तो ये सिस्टम कैप्चर कर लेगा, लॉग मेंटेन करेगा कि चेंजेस करे हैं किसी और पर्सन ने जो मिस्टर एक्स नहीं है, जिसके पास ऑथराइजेशन नहीं थी और उसने फ्रॉड कर लिया। जब वो ऑडिटर आएगा ना, तो जब वो आपकी इस ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टिगेट करेगा, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर है ना, तो वो पूरे फ्लो को देख पाएगा कि अच्छा मिस्टर एक्स ने ट्रांजैक्शन डाली, इस डेट पे डाली थी, इस आपके टाइम पे डाली थी, फिर देर आफ्टर आपके कोई एक अनऑथराइज्ड पर्सन है जिसके पास पावर नहीं है, उसने सिस्टम में चेंज किया। तो फ्रॉड किसने किया, जिसने चेंजेस करे, जिसके पास पावर नहीं थी, राइट। तो कहते हैं ऑडिट ट्रेल या ऑडिट लॉग ये रिकॉर्ड रखता रहता है, इट एक्ट्स एज अ रिकॉर्ड कीपर जो डॉक्यूमेंट करता है एविडेंसेस ऑफ द सर्टेन इवेंट। अब यहां पे इवेंट क्या हुआ, अगर किसी ने मॉडिफिकेशन कर दिए, दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ सर्टेन प्रोसीजर और ऑपरेशन, बिकॉज इनकी पर्पस क्या होती है, इस फीचर के आपके सॉफ्टवेयर के अंदर होने की पर्पस क्या होती है, फ्रॉड को रोका जा सके, मटेरियल एरर्स को रोका जा सके, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोका जा सके, अनऑथराइज्ड यूज को रोका जा सके। फिर कहते हैं ऑडिट ट्रेल्स हेल्प्स टू इनहेंस इंटरनल कंट्रोल्स एंड डाटा सिक्योरिटी। यस, ये आपकी एंटिटी के कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, डाटा सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, ये हेल्प करता है इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली ना, अब देखो ना, अब मिस्टर एक्स ने एक एंट्री डाल दी 10,000 रुपए की, बाद में कोई और पर्सन है जिसके पास ऑथराइजेशन नहीं है, उसने आपकी एंट्री को मॉडिफाई कर दिया और फ्रॉड कर लिया। अब फ्रॉड हो गया तो आपका मिस्टर एक्स के ऊपर पहले नाम आएगा, क्योंकि उसका मेन काम है ना सेल्स को हैंडल करना, तो वो तो बोलेगा मैंने तो कुछ नहीं किया, और जिस पर्सन ने चेंजेस करे हैं वो भी कुछ नहीं बोलेगा। अगर सिस्टम के अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर नहीं है, लेकिन अगर फीचर है तो आप लॉग निकलवा सकते हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स कर सकते हो कि किसने अनऑथराइज्ड चेंजेस करे हैं। तो कहते हैं ऑडिट ट्रेल्स हेल्प इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन रीबिल्ड द इवेंट्स, कहां से ट्रांजैक्शन शुरू हुई, पहली बार रिकॉर्डिंग कब हुई, कितनी डेट पे, कितने टाइम पे, किसने चेंजेस करे, तो यू कैन रीबिल्ड द इवेंट्स एंड इन थोरो आप एनालिसिस कर सकते हो प्रॉब्लम एरियाज का। तो जहां पे अभी मैंने एग्जांपल दिया फ्रॉड हुआ आपके सेल्स के अंदर, तो इस प्रॉब्लम एरिया का थोरो एनालिसिस किया जा सकता है विद दिस फीचर। तीसरा बेनिफिट क्या है, These can also be used to rebuild the events। वही लिखा हुआ है, चाहे आप ये लाइन ना भी लिखो, यहाँ पे नीचे लिख दो अपॉन अकरिंग ऑफ द सम प्रॉब्लम। तो कोई प्रॉब्लम हुई तो आप रीबिल्ड कर सकते हो उस इवेंट्स को, स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो कि फ्रॉड हुआ कैसे। ऑडिट ट्रेल एनालिसिस कैन स्पेसिफाई रीजंस फॉर द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम का रीजन ढूंढ पाते हो कि अच्छा सेल्स में मैनिपुलेशन हुई थी, किसी ने मॉडिफिकेशन करी थी तो ये फ्रॉड हुआ, राइट। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन इंश्योरिंग द ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम्स एज इंटेंडेड। ये ऊपर लिखा भी हुआ था कंट्रोल्स का पॉइंट, तो इंश्योर करता है कि जैसे सिस्टम, जैसे ऑपरेशंस कंडक्ट होने चाहिए थे, क्या वैसे ही ऑपरेशन कंडक्ट हो रहे हैं। मिस्टर ए को ही सेल्स से रिलेटेड काम करने चाहिए थे, कोई और बंदा आकर जिसके पास एक्सेस नहीं है वो आपकी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। तो जैसे काम होने चाहिए थे, जैसे ऑपरेशन कंडक्ट होने चाहिए थे, क्या वैसे ही ऑपरेशन कंडक्ट हो रहे हैं, इस चीज को इंश्योर करने में भी ये फीचर हेल्प करता है। सिस्टम जिनके पास फीचर होता है ऑडिट ट्रेल का, ये ऑडिटर्स के कॉन्फिडेंस को एनहांस करता है। इट हेल्प्स द ऑडिटर इन वेरीफाइंग वेदर कंट्रोल्स विच आर डिवाइस्ड बाय द मैनेजमेंट, क्या वो ऑपरेट हो रहे हैं इफेक्टिवली या नहीं। तो ये ऑडिटर के कॉन्फिडेंस को एनहांस करता है अबाउट द इंटरनल कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, राइट। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा एडवांटेजेस को लेकर। आपको वही पॉइंट लिखने हैं, ये यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके ऑडिट ट्रेल का मीनिंग लिखा हुआ है, तो कुछ खिचड़ी सी बनी हुई है, आपको ये नहीं लिखना है, राइट।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है गिव योर असर्शंस फॉर द फॉलोइंग आइटम्स व्हिच आर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। नीचे किसी लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और ये एसेट साइड शो कर है, ठीक है, और आपको बताना है बीइंग एन ऑडिटर आप किन असर्शन के ऊपर कंफर्ट लोगे। तो आपको असर्शंस बतानी है कि आप इन आइटम्स के रिलेशन में जब टेस्टिंग करोगे तो किन असर्शंस के ऊपर आपको चेकिंग करनी है। सबसे पहला आइटम है कैश इन हैंड, फिर है इन्वेस्टमेंट, फिर है सिक्योर्ड लोन, फिर है मशीनरी। मशीनरी की इसने क्लासिफिकेशन कैसे दी हुई है, क्लासिफिकेशन नहीं, मशीनरी को इसने प्रेजेंटेशन कैसे करी है। पहले इसने ओपनिंग कॉस्ट लिखी है, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस करी है। देयर आफ्टर यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है मशीनरी की वो शो की गई है। बीइंग एन ऑडिटर आपको बताना है कि कैश इन हैंड के रिलेशन में आप किन असर्शन के ऊपर टेस्टिंग करोगे। इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको किन असर्शन के ऊपर टेस्टिंग करनी है। अब इन्वेस्टमेंट ऐसे बताई नहीं गई है कि क्या ये करंट इन्वेस्टमेंट है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लोन बताया गया कि सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन, ये लोन आपके एसेट साइड आ रहा है, तो मतलब ये लोन ऐसा जो आपकी कंपनी ने किसी को दिया है। देयर आफ्टर मशीनरी है, मतलब पीपीई है, और आपको बीइंग एन ऑडिटर इन आइटम्स के ऊपर जब आप टेस्टिंग करोगे तो किन असर्शन की टेस्टिंग करनी है, किन असर्शन के ऊपर कंफर्ट लेना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर आप आओगे, पहला आइटम क्या आ रहा है बैलेंस शीट के अंदर, पहला आइटम है आपका कैश इन हैंड 10,000 रुपए का। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर डिस्कस हो चुका है तो दोबारा से डिस्कस नहीं होगा, ठीक है। सेपरेट ऊपर क्वेश्चन था, वहां पे भी बैलेंस 10,000 रुपए था। 3 लाइन हमने वहां पे पढ़ी थी, 3 असर्शन के ऊपर बात हुई थी। सबसे पहले क्या था एग्जिस्टेंस, देयर आफ्टर क्या था आपका राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, और फिर था कंप्लीटनेस। तो ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा आइटम बताओ बैलेंस शीट के अंदर क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट, राइट। सो बीइंग एन ऑडिटर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर किन किन असर्शन के ऊपर कंफर्ट ले सकते हो। तो एक तो आएगी यहाँ पे एग्जिस्टेंस, दूसरी आपकी आएगी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, तीसरी यहाँ पे आएगी आपकी वैल्यूएशन, राइट, एंड चौथा आपका आएगा यहाँ पे क्लासिफिकेशन। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या कि आपकी मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट के अंदर असर्शन दी हुई है कि मेरे पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो क्या ये एक्चुअल में फिजिकली एग्जिस्ट भी करती है। तो ऑडिटर एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए आपकी एंटिटी के शेयर सर्टिफिकेट की फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, राइट। और इन्हीं शेयर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करने से ऑडिटर को राइट का भी पता लग जाएगा, मतलब वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये जो असर्शन है इसके ऊपर भी कंफर्ट ले पाएगा। अगर ये शेयर सर्टिफिकेट आपकी एंटिटी के नाम पे है, इसका मतलब आपकी एंटिटी का राइट है इन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। तो पहला असर्शन क्या है जिसके ऊपर ऑडिटर कंफर्ट ले रहा है, पहली असर्शन है एग्जिस्टेंस एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन। दूसरी असर्शन जो जिसके ऊपर ऑडिटर कंफर्ट ले सकता है इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, वो है इसका नेचर, मतलब इसकी क्लासिफिकेशन कि क्या ये करंट इन्वेस्टमेंट है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। तीसरी असर्शन क्या आ सकती है यहाँ पे, वैल्यूएशन, कि ये 1 लाख रुपए जो बैलेंस शीट में शो हो रहा है क्या ये सही में आज इसकी वैल्यू बैलेंस शीट डेट पे 1 लाख रुपए ही है, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी मार्केट में वैल्यू गिर चुकी है और आपकी मैनेजमेंट ने इसकी वैल्यू को आज भी 1 लाख ही दिखाया हुआ है। तो तीसरी असर्शन जिसके ऊपर ऑडिटर कंफर्ट लेगा वो है वैल्यूएशन। यही नीचे लिखा हुआ है कि सबसे पहले ऑडिटर कंफर्ट लेगा एग्जिस्टेंस एंड ओनरशिप को लेकर, एंड ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा कि आपकी कंपनी ने अपने फंड्स की इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो मतलब ऑडिटर वेरिफिकेशन करेगा कि ये 1 लाख रुपए जो शो हो रही है कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, और इस रिलेशन में मैंने आपको बताया कि ऑडिटर फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है शेयर सर्टिफिकेट के, और वहीं से ऑडिटर वेरिफिकेशन भी कर पाएगा कि क्या आपकी एंटिटी का राइट है, ओनरशिप है आपकी एंटिटी के पास इन इन्वेस्टमेंट को लेकर। दूसरी असर्शन क्या है, क्लासिफिकेशन, मतलब वेदर दिस इन्वेस्टमेंट आर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या ये करंट इन्वेस्टमेंट है। तीसरी असर्शन क्या है, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मतलब ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट डेट पे 1 लाख रुपए ही है। तीसरा आइटम क्या आ रहा है बैलेंस शीट के अंदर, तीसरा आइटम है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के रिलेशन में ऑडिटर किन किन असर्शन के ऊपर कंफर्ट ले सकता है, तो ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट वाली ही एक आ जाएगी एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब आपकी मैनेजमेंट कह रही है कि मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, राइट, जिसका अमाउंट है 10 लाख रुपए, क्या सही में लोन दिया हुआ है, तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होगा, लोन एग्रीमेंट होगा, ऑडिटर उसको वेरीफाई कर सकता है फिजिकली, तो यहां से उसको एग्जिस्टेंस के ऊपर कंफर्ट मिल जाएगा, राइट। फिर आता है यहाँ पे वैल्यूएशन, जैसे उसने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को वेरीफाई किया था ऐसे ही ऑडिटर सिक्योर्ड लोन की वैल्यू को भी वेरीफाई कर लेगा कि क्या बैलेंस शीट डेट पे इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए ही है। तीसरी असर्शन यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिक्योर्ड लोन है, मतलब आपकी मैनेजमेंट क्लेम करी है कि मैंने जो लोन दिया वो सिक्योर्ड लोन है, मतलब उसकी नेचर को वो क्लेम करी है, तो ऑडिटर इसको वेरीफाई कर लेगा कि अगर सिक्योर्ड लोन है तो आपने कोई ना कोई सिक्योरिटी भी ली होगी, तो ऑडिटर उस सिक्योरिटी के पेपर को वेरीफाई कर लेगा। तो ये 3 असर्शंस है जिनके रिलेशन में ऑडिटर कंफर्ट लेगा, एविडेंसेस कलेक्ट करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योर्ड लोन। तो कहते हैं सिक्योर्ड लोन एक आइटम है जो बैलेंस शीट के अंदर शो हो रहा है, तो या तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगी या शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगी। देखो अब मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है
यहाँ पे ऐसा क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये एसेट है या लाइबिलिटी है, क्योंकि अगर ये बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड शो होगा, राइट, तो ये बोरोइंग्स होंगे आपकी एंटिटी की। लेकिन अगर ये लोन एसेट साइड शो हो रहा है तो फिर ये आपकी एंटिटी के लिए एसेट हो जाएगा, राइट। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसके ऊपर पड़ेगा। मैंने एक्सप्लेनेशन कैसे दी है कि ये सिक्योर्ड लोन आपका वो पैसा है जो एंटिटी ने किसी को दिया है, तो ये एसेट साइड शो हो रहा है, तो आपकी एंटिटी ने सिक्योरिटी ली होगी, राइट। तो ऑडिटर को वेरीफाई करना है उस लोन एग्रीमेंट को जो ये शो करेगा कि वो सिक्योरिटी अभी आपके एंटिटी के नाम पे है। लेकिन अगर ये लाइबिलिटी साइड आ रहा है सिक्योर्ड लोन, इसका मतलब आपकी कंपनी ने बोरोइंग्स करी है, तो अगर आपने पैसा लिया किसी से उधारी तो फिर आपने सिक्योरिटी दी होगी। तो उस सिचुएशन में भी ऑडिटर लोन एग्रीमेंट को ही वेरीफाई करेगा, उस सिक्योरिटी को वेरीफाई कर लेगा जो आपने लैंड करी है, राइट। तो ऐसा जैसे कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, बट क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे दी है कि ये एसेट साइड शो हो रहा है, मुझे ऐसा लगा कि एसेट साइड शो हो रहा है, यहाँ पे पता ही नहीं लग रहा है ये एसेट साइड है लाइबिलिटी साइड है, मुझे लगा कि बाकी सारे एसेट है तो ये भी एसेट ही होगा। सो उस एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रख के मैंने आपको अभी बताया कि ये सिक्योर्ड लोन एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि ये लोन आपने दिया है या लिया है, राइट। तो कहते हैं सिक्योर्ड लोन एक आइटम है जो बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो रहा है, या तो ये लॉन्ग टर्म आपकी बोरोइंग्स होगी या तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होगी, तो यहाँ पे इसने एज अ लाइबिलिटी प्रेजेंट किया हुआ है। फिर कहते हैं ऑडिटर को क्या वेरीफाई करना है? सबसे पहले असर्शन जिसके ऊपर कंफर्ट लेगा वो है एग्जिस्टेंस, कि आपकी कंपनी ने बोरो किया है, समझ रहे हो। तो अगर आप सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा ये एसेट है या लाइबिलिटी है, ओके। तो सबसे पहले आपका ऑडिटर कंफर्ट लेगा एग्जिस्टेंस के ऊपर कि आपकी कंपनी ने क्या सही में पैसा उधार लिया है। अब इसके रिलेशन में भी आप लोन एग्रीमेंट ही चेक कर सकते हो, राइट, एग्जिस्टेंस के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए। फिर आता है इसका नेचर कि सिक्योर्ड है ये, अगर सिक्योर्ड है और आपने सिक्योर्ड लोन लिया है तो फिर आपने कोई ना कोई सिक्योरिटी दी होगी, तो ऑडिटर उन सिक्योरिटी के पेपर को वेरीफाई कर लेगा। फिर कहते हैं उसकी वैल्यूएशन, क्या सही में उसकी बोरोइंग की वैल्यू आज 10 लाख रुपए है एज ऑन बैलेंस शीट डेट, तो ऑडिटर इसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। फिर आता है आपका अगला आइटम बैलेंस शीट के अंदर, दैट इज मशीनरी। मशीनरी के रिलेशन में ऑडिटर किन किन चीजों, किन किन असर्शन के ऊपर कंफर्ट लेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे भी एग्जिस्टेंस एंड ओनरशिप की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल एसेट की अगर आपको एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना है, सबसे बेस्ट प्रोसीजर क्या होता है कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो। ओनरशिप के रिलेशन में अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि ये आपका ही एसेट है, तो इस आपकी मशीनरी के जो पेपर हैं वो आपकी कंपनी के नाम पे होने चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं मशीनरी एक आइटम है जो अपीयर हो रही है बैलेंस शीट डेट पे, बैलेंस शीट के अंदर एज अ फिक्स्ड एसेट, और किस हेडिंग में आता है? ये आपकी नॉन करंट एसेट की हेडिंग में आता है। एंड आपके ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा कि कंपनी के पास प्लांट एंड मशीनरी है एज ऑन बैलेंस शीट डेट। मतलब अगर आपकी मैनेजमेंट, आपकी कंपनी कहती है कि मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी वैल्यू है 11,70,000 रुपए, तो वो फिजिकली कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ऑडिटर उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर कंफर्ट लेगा, और एग्जिस्टेंस के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। इसके साथ साथ आपकी कंपनी की ओनरशिप होनी चाहिए, इस एसेट को लेकर राइट होना चाहिए, तो आप पेपर्स चेक कर सकते हो कि आपके इस एसेट के पेपर कंपनी के नाम पे है। दूसरी असर्शन क्या आएगी यहाँ पे भी? वैल्यूएशन, राइट, कि आपकी कंपनी ने ये जो वैल्यू दिखाई हुई है ये वैल्यू एप्रोप्रिएट है एज ऑन बैलेंस शीट डेट, मतलब आपने सही डेप्रिसिएशन चार्ज करी हुई है। तो कहते हैं ओपनिंग WDV कितनी है? 13 लाख रुपए की। ऊपर देख लेते हैं, ओपनिंग WDV थी आपकी 13 लाख रुपए की, विच वॉज योर यस, एंड इस साल में आपकी ईयर एंड WDV है 11,70,000 रुपए की, तो आपने इसमें करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी होगी आफ्टर चार्जिंग द करंट ईयर डेप्रिसिएशन, मतलब वो जो इसकी वैल्यू आ रही है आउटर कॉलम में, दैट इज 11,70,000। तो क्या यही आपकी वैल्यू है एज ऑन बैलेंस शीट डेट? तो ऑडिटर इन सारी असर्शन के ऊपर कंफर्ट लेगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का आंसर कैसे फ्रेम है? क्वेश्चन नंबर 12, अगेन आई वुड से अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस। एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कहता है कि ऑडिटर जब अपने ऑडिट ओपिनियन को बनाता है, ऑडिटर जब अपने ऑडिट ओपिनियन को फ्रेम करता है, तो ऑडिट ओपिनियन को फ्रेम करने में जो ऑडिटर का ज्यादातर काम होता है वो होता है ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंसेस एंड इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंसेस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आंसर इज यस। क्यों सही है आपको ये एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले ये स्टेटमेंट सही है क्यों, सुनो।
ऑडिट फ्लो हमने देखा था। ऑडिट फ्लो मतलब क्या कि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको एक ओपिनियन इशू करना है। ओपिनियन इशू करने के लिए ऑडिटर के पास कोई ना कोई कंक्लूजन होनी चाहिए। कंक्लूजन तक पहुंचने का जरिया ऑडिटर का होता है ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए ऑडिटर को करने पड़ते हैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। एंड ऑडिटर ऑडिट के अंदर जो मेजर काम करता है वो क्या होता है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना। ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करना। तो यस, ऑडिटर जो मेजॉरिटी ऑफ द काम करता है जिसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है इन दी ऑडिट, वो है ऑब्टेनिंग दी ऑडिट एविडेंस, राइट। इसके साथ साथ जब ऑडिटर को ये ऑडिट एविडेंसेस मिल जाते हैं, ऑडिटर इन ऑडिट एविडेंसेस की इवैल्यूएशन करता है। इवैल्यूएशन के बेसिस पे जो भी उसकी कंक्लूजन होती है उसके बेसिस पे ऑडिटर किसी ना किसी ओपिनियन पे पहुंचता है और उस ओपिनियन को वो अपनी रिपोर्ट में एक्सप्रेस कर देता है। यही आपके ऑडिट का फ्लो होता है और यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये लाइन तो बिल्कुल सही है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर की फ्रेमिंग देखोगे ना तो आपने ये सारे के सारे पॉइंट्स पढ़े हुए हैं ऑडिट के अंदर, भले ही आपने एक जगह पे नहीं पढ़े हुए हैं। तो आप इसको एज अ एनोमली क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, एज एन एक्सेप्शनल क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। इस वजह से नहीं कि इसके पॉइंट आपको आएंगे नहीं, ये याद नहीं होंगे, हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, लेकिन इस वजह से कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं अगर ये क्वेश्चन आता है या इस जैसी ही कोई और स्टेटमेंट लिखी हुई आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओगे कि ऑडिट एविडेंस होता क्या है, फिर आप ये बताओगे कि ऑडिटर इन ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट कैसे करता है बाय परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर। फिर आपको ये बताना है कि ऑडिट प्रोसीजर किस किस नेचर के होते हैं। फिर आपको बताना है एज पर एसए नंबर 200 ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर कैसे ऑब्टेन करेगा, बाय परफॉर्मिंग द सफिशिएंट, बाय ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। तो ये आपको यहाँ पे टोटल बातें लिखनी है। तो सबसे पहले अगर तुम लाइन देखोगे एज पर एसए नंबर 500 ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है। कहता है कि ऑडिट एविडेंस वो इंफॉर्मेशन होती है जिसको ऑडिटर यूज करता है इन अराइविंग एट अ कंक्लूजन, और इस कंक्लूजन के बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट के अंदर भी उसने एविडेंस को ही बताया है। वो कहता है कि एविडेंस का ये जो नेचर होता है ये कम्युलेटिव नेचर होता है। मतलब जब हम कहते हैं ना कि ऑडिटर ने एविडेंस कलेक्ट कर ले, या जब मैं कहती हूँ कि ऑडिट एविडेंस, तो इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंसेस के अंदर इंक्लूड होती है। नंबर 1, आपका ऑडिटर जो करंट ऑडिट के अंदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, एंड ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद ऑडिटर को जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, उसके एविडेंस। मानते हो ये बात। दूसरा, ऑडिटर को जो अदर इंफॉर्मेशन मिलती है, अदर इंफॉर्मेशन मतलब उन ऑडिट प्रोसीजर से नहीं जो उसने करंट पीरियड में परफॉर्म करे, बल्कि जो प्रीवियस ऑडिट में, प्रीवियस ऑडिट के अंदर उसने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे और वहां से प्रीवियस ऑडिट से आपके ऑडिटर के पास कोई और इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन भी ऑडिट एविडेंस बन सकती है। इसके साथ साथ ऑडिटर को जो इंफॉर्मेशन मिलती है जो कोरोबरेट कर रही है मैनेजमेंट की एविडेंसेस को, मैनेजमेंट की असर्शंस को, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कोरोबरेट नहीं कर रही मैनेजमेंट की असर्शंस को पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है मैनेजमेंट की असर्शंस को, ये दोनों ही ऑडिट एविडेंस बनती है। ये जो मैंने लास्ट में बोली कोरोबरेट कर रही है या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इसको आप एक एग्जांपल से समझो। अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन देखा वहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही थी, 1 लाख रुपए की, और हमने आपको क्या बोला, अगर ऑडिटर को इस इन्वेस्टमेंट की एग्जिस्टेंस जो कि एक असर्शन है इसके ऊपर कंफर्ट लेना है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, एक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। वो ऑडिट प्रोसीजर क्या है कि आपका ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा कि मुझे ना फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, तो आप मुझे अपने इन्वेस्टमेंट के सर्टिफिकेट दे दो। ठीक है, तो जब आपके ऑडिटर ने ये फिजिकल वेरिफिकेशन करी, तो जब आपके ऑडिटर ने इस ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म किया, तो मैनेजमेंट की ये जो असर्शन है 1 लाख रुपए की मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, उन सर्टिफिकेट की अंदर भी या तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख उसको मिलेगी या तो 1 लाख उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, दो ही आपकी सिचुएशन हो सकती है, या तो मैनेजमेंट ने जो असर्शन दी है वो असर्शन सही है या तो मैनेजमेंट की असर्शन सही नहीं है। तो ऑडिटर जब अपने ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा है, जो उसको इंफॉर्मेशन मिली या तो वो मैनेजमेंट की असर्शन को कोरोबरेट कर देगा, सपोर्ट कर देगा, या कॉन्ट्राडिक्शन वहां पे उसको मिल जाएगी। आइदर सिचुएशन कुछ भी हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको, इस इंफॉर्मेशन को आप एविडेंस बोलोगे। यही लिखा हुआ है आपके सेकंड पॉइंट के अंदर। ऊपर आ जाओ, कहते हैं ध्यान से देखना
ऑडिट एविडेंस का जो इट इज अ कम्युलेटिव इन नेचर एंड प्राइमरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। एंड ऑडिटर को ये एविडेंसेस कहां से मिलते हैं? जो ऑडिट प्रोसीजर वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट परफॉर्म करता है। इट मे हाउएवर, लेकिन इसके अंदर और भी चीजें इंक्लूड होती है। इट मे हाउएवर इंक्लूड इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज प्रीवियस ऑडिट, जो मैंने आपको बताया। इन एडिशन टू अदर सोर्सेज which may be inside and outside the entity, other sources आपके inside हो सकते हैं, outside हो सकते हैं। तो other sources के अलावा भी entity के जो accounting records होते हैं, right, वो भी आपके auditor के लिए important source बनते हैं audit evidence का। जैसे कि आपकी management से auditor ने ले लिया है agreement, तो ये agreement भी क्या बन गया? source of the audit evidence, राइट तो ये भी आपके ऑडिट एविडेंस में आएगा। अभी कहते हैं इसके साथ साथ ऑल्सो द इंफॉर्मेशन जिसको आपका ऑडिटर यूज करना चाहता है एज एन ऑडिट एविडेंस, इट मे हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। इसको भी, इस सिचुएशन को भी हमने कवर किया था अंडर एसए नंबर 500 कि आपकी मैनेजमेंट किसी एरिया में अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की हेल्प ले रही है और मैनेजमेंट की एक्सपर्ट की हेल्प लेकर ऑडिटर नहीं, आपकी मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रही है और उस इंफॉर्मेशन को अगर ऑडिटर यूज करना चाहता है एज एन एविडेंस, तो ये भी इंफॉर्मेशन क्या बनेगी? एविडेंस बनेगी। ऑडिट एविडेंस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये लाइन उस एग्जांपल से रिलेटेड है, ध्यान से देखना। कहता है ऑडिट एविडेंस कंप्राइजेस बोथ द इंफॉर्मेशन। ऑडिट एविडेंस के अंदर वो दोनों इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। कौन सी? नंबर 1 जो सपोर्ट करती है, जो कोरोबरेट करती है मैनेजमेंट की असर्शन को। ऑडिटर ने अपना काम किया, उसको जो इंफॉर्मेशन मिली वो इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट की असर्शन दोनों सेम है, तो ये भी इंफॉर्मेशन क्या बनी? एविडेंस। एंड कोई और इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट की असर्शन को सपोर्ट नहीं करी बट कॉन्ट्राडिक्ट करी है, जैसे कि हमारे एग्जांपल के अंदर, वो इंफॉर्मेशन भी एविडेंस होगी। इन एडिशन टू दिस, इन सम केसेस एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कई बार ऑडिटर को एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं, उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। फॉर एग्जांपल, आपका ऑडिटर ने मैनेजमेंट को बोला कि आप मुझे WR प्रोवाइड कर दो, बट मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया। मैनेजमेंट कहती है कि मैं WR प्रोवाइड नहीं करूंगी, तो यहां पे ऑडिटर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पा रहा, ये भी एविडेंस है। तभी तो ऑडिटर इसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दैट आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट एनी ऑडिट एविडेंसेस अपना डिस्क्लेमर इशू करता है या वो क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करता है। तो कहते हैं इन एडिशन इन सम ऑफ द केसेस द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज यूज्ड बाय द ऑडिटर therefore also constitute the audit evidence. Most of the auditor's work in forming the auditor's opinion consist of obtaining and evaluating the audit evidences. तो ऑडिटर का ज्यादातर काम क्या होता है? ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करना और उसके बेसिस पे उसकी इवेल्युएशन करने के बाद अपना ओपिनियन बनाना। तो ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है। इसके बाद अगले 2 पॉइंट में लिखा हुआ है कि ऑडिटर इन ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट कैसे कर सकता है? बाय परफॉर्मिंग द वेरियस ऑडिट प्रोसीजर, जो हमने आपके एसए नंबर 500 में देखे, दैट इज इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, ETC, राइट। फिर इसके अगले ही पॉइंट में इसने आपकी जो इंक्वायरी है उसके बारे में लिखा हुआ है कि इंक्वायरी अपने आप में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं करती। ये डिस्कशन भी हम ऊपर कर चुके हैं। देयर आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना है दैट एज पर एसए नंबर 200 दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या है कि उसका ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। किस चीज को लेकर? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एरर से हो रही है, चाहे वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड से हो रही है। एंड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस आपके ऑडिटर को कलेक्ट करने पड़ते हैं इस रीजनेबल एश्योरेंस पे पहुंचने के लिए, ताकि वो अपने रिस्क को रिड्यूस कर सके टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है एज पर एसए नंबर 200 दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ये क्या है कि ऑडिटर को एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है when the auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidences so that audit risk can be reduced to an acceptably low level. And sufficiency and appropriateness of audit evidences, ये दोनों कंसेप्ट अपने आप से जुड़े होते हैं। मतलब सफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी चाहिए आपके ऑडिटर को, राइट, ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस, ताकि वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है कि ऑडिटर को किस क्वालिटी के एविडेंसेस चाहिए ताकि आपका ऑडिटर किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके। और आप इन दोनों को मिला के बोलते हो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। एंड ऑडिटर को जब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल जाते हैं तभी वो किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो ये आपको पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो अगर आप इसको आप ध्यान से देखोगे ना, एक स्नैपशॉट में देखोगे, तो इसमें लिखा कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। इसने ऑडिट एविडेंस को डिफाइन किया है। इन ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए ऑडिटर जिन ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करता है उन ऑडिट प्रोसीजर को मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। समझ में आ रहा है?
अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मेंट बाय द सफिशिएंसी। पेज नंबर 3 के ऊपर जाओगे, आपको पता लग जाएगा सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, राइट, कि कितने नंबर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस आपके ऑडिटर को कलेक्ट करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे ऑडिटर की जजमेंट को एज टू द सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। अब आपको ये बात पता है कि क्या ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले, इसको कौन डिसाइड करेगा? ये आपके ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है, वो खुद डिसाइड करता है कि जितने एविडेंसेस मुझे चाहिए थे ताकि मेरा ऑडिट रिस्क रिड्यूस हो जाए, एक एक्सेप्टेबली लो लेवल पे आ जाए, ताकि मैं एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर पाऊं, क्या मुझे उतने एविडेंसेस मिल गए? ये कौन डिसाइड करेगा? ये ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऑडिटर किन फैक्टर्स को कंसीडर करेगा जब ये डिसाइड कर रहा होगा कि क्या मुझे सफिशिएंट एविडेंसेस मिले? तो ये आपके फैक्टर्स है जो हमने पढ़े हुए। नंबर 1 इज मटेरियलिटी, नंबर 2 इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड नंबर 3 इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। मीनिंग क्या है सफिशिएंसी का मैं नहीं पढ़ूंगी, आप अपने बुक पे जाओ, पेज नंबर 3 के ऊपर बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया था, सफिशिएंसी क्या है, एप्रोप्रिएटनेस क्या है, और बहुत सिंपल आपका ये कंसेप्ट है, ठीक है। सफिशिएंसी का मतलब अभी बताया क्वांटिटी है, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या जो ऑडिट एविडेंसेस ऑडिटर को मिल रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है। सफिशिएंट है या नहीं मतलब ऑडिटर को कंक्लूजन पे पहुंचना है ना, उसको अपने रिस्क को एक लो लेवल पे लेकर आना है, तो उसको आप कहते हो कि उतने तो आपके नंबर ऑफ एविडेंसेस होने चाहिए, उनकी क्वांटिटी तो इतनी होनी चाहिए कि ऑडिटर किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि आपके जिस एरिया में ऑडिटर अपने एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है उस एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। अगर रिस्क ज्यादा है तो आप बोलोगे कि ज्यादा एविडेंसेस ऑडिटर को सफिशिएंट एविडेंसेस देंगे, अगर रिस्क कम है तो आप बोलोगे कि कम एविडेंसेस भी ऑडिटर को सफिशिएंट एविडेंसेस प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा फैक्टर यहाँ पे क्या आएगा, मटीरियलिटी। अगर जिस एरिया में या जिस असर्शन अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन के रिलेशन में ऑडिटर एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है वो मटीरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, वो मटेरियल है यूजर्स के लिए, तो फिर वहां पे ज्यादा एविडेंसेस ऑडिटर के लिए सफिशिएंट एविडेंसेस बनेंगे। और अगर वो एरिया, वो ट्रांजैक्शन, वो अकाउंट बैलेंस, वो डिस्क्लोजर यूजर्स के लिए मटेरियल नहीं है तो कम एविडेंस भी ऑडिटर के लिए सफिशिएंट एविडेंस बन जाएंगे। तो दो बातें कौन कौन से आई, दो फैक्टर्स कौन कौन से आए, नंबर 1 आया मटेरियलिटी। पहले इसने मटेरियलिटी के बारे में क्या लिखा है, कहता है इट मे बी डिफाइंड एज द सिग्निफिकेंस, कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस की, अकाउंट बैलेंस की, डिस्क्लोजर की इंपॉर्टेंस क्या है, रेलिवेंस क्या है यूजर्स के लिए, इसको आप कहते हो मटेरियलिटी। ऐसे नंबर 320 में हमने इसको सीखा है। यहां पे फैक्टर कैसे अफेक्ट होगा ये देखो, मतलब मटेरियलिटी कैसे अफेक्ट करेगी ऑडिटर की सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस को। तो कहते हैं लेस एविडेंस चाहिए होंगे उस केस में इन केस असर्शन लेस मटेरियल है टू द यूजर्स। तो जिस भी असर्शन के ऊपर ऑडिटर कंफर्ट ले रहा है, अगर वो असर्शन यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डिस्क्लोजर यूजर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए कम एविडेंस भी सफिशिएंट एविडेंस है। एंड वाइस वर्सा मतलब क्या कि अगर वो असर्शन मटेरियल है तो फिर उसको ज्यादा एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड। दूसरा फैक्टर क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसने सबसे पहले डिफाइन किया हुआ है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, ये मैं नहीं पढ़ूंगी, चैप्टर नंबर 4 में इसको हम पढ़ के, चैप्टर नंबर 4 फाइनल का है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम इसको पढ़ के आ चुके हैं। देयर आफ्टर इसने बताया कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका इनहेरेंट रिस्क और दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क। के डेफिनेशन लिखी हुई है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है वो इंपॉर्टेंट एरिया है इस चीज को समझना कि कैसे रिस्क अफेक्ट करेगा आपकी सफिशिएंसी को। तो कहता है कि लेस एविडेंसेस रिक्वायर्ड होंगे इन केस अगर रिस्क क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कम, लोअर है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड वाइस वर्सा। अगर रिस्क ज्यादा है तो ऑडिटर को सफिशिएंट एविडेंसेस के लिए ज्यादा नंबर ऑफ एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। थर्ड आता है आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर आपका बड़ी पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन के अंदर जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो ज्यादा है, तो फिर आपको मोर एविडेंसेस लगेंगे। और अगर पॉपुलेशन का साइज छोटा है, होमोजीनियस नेचर की पॉपुलेशन है, तो वहां पे आपको जो एविडेंसेस लगेंगे वो आपके लेस एविडेंसेस लगेंगे। मतलब उस सिचुएशन में लेस एविडेंस भी सफिशिएंट एविडेंसेस हो जाएंगे। यही लिखा हुआ है, कहता है इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ आइटम्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द पॉपुलेशन। इसको आप कहते हो साइज ऑफ पॉपुलेशन। लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस अगर पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है, होमोजीनियस नेचर की पॉपुलेशन है, बट ऑन द अदर हैंड अगर पॉपुलेशन का साइज लार्ज है, हेटेरोजीनियस नेचर की पॉपुलेशन है, वहां पे आपको ज्यादा एविडेंसेस रिक्वायर्ड होंगे।
समझ में आया आपको क्वेश्चन क्या था? फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कहते हैं वाइल प्लानिंग द ऑडिट ऑफ एस लिमिटेड, आप ऑडिट कर रहे हो किसी कंपनी की जिसका नाम है एस लिमिटेड, एंड ऑडिटर जब अपनी इस ऑडिट की प्लानिंग कर रहा था, आप हो वो ऑडिटर, यू वांट टू अप्लाई सैंपलिंग टेक्निक, आप सैंपलिंग को अप्लाई करना चाहते हो, कर लो, कोई इशू नहीं है। ऐसे नंबर 530 हमने इस रिगार्ड में पढ़ा हुआ है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स यू शुड कीप इन माइंड, क्या रिस्क है आप मुझे बताओ। सैंपलिंग की वजह से क्या रिस्क आता है? सैंपलिंग की वजह से एक रिस्क आता है जिसको आप कहते हो सैंपलिंग रिस्क, जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप कहते हो सैंपलिंग रिस्क। तो सैंपलिंग की वजह से ऑडिटर के सामने एक रिस्क आएगा जिस रिस्क का नाम है सैंपलिंग रिस्क, और इस सैंपलिंग रिस्क की वजह से ऑडिटर कुछ ना कुछ तो एरनस कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा। एरनस कंक्लूजन मतलब क्या? गलत कंक्लूजन वो ले सकता है। पहले आप मुझे बताओ सैंपलिंग रिस्क होता क्या है? सैंपलिंग रिस्क एक रिस्क होता है कि ऑडिटर एक गलत ओपिनियन देगा। एक रिस्क मतलब ऑडिटर एक गलत ओपिनियन देगा, या फिर जिस वजह से ऐसे नंबर 530 ने डिफाइन किया वो क्या है कि एक रिस्क है कि अगर ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर 100% पॉपुलेशन पे अप्लाई करता तो उसको एक डिफरेंट रिजल्ट मिलता। मान लेते हैं R1 एज कंपेयर टू जब आपके ऑडिटर ने इन सेम ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई किया है लेस देन 100% पॉपुलेशन, तो उसको जो रिजल्ट मिल रहा है वो डिफरेंट है। इस रिस्क को तुम क्या कहते हो? इस रिस्क को तुम कहते हो सैंपलिंग रिस्क। मतलब ऑडिटर अपने सेम ऑडिट प्रोसीजर को अगर सैंपल पे अप्लाई ना करे और 100% पॉपुलेशन पे अप्लाई करे तो उसको डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। ऐसे रिस्क को तुम कहते हो सैंपलिंग रिस्क। और जब ऑडिटर सैंपल के बेसिस पे टेस्टिंग करता है तो सैंपलिंग रिस्क हमेशा होता ही होता है, राइट। अब ये सैंपलिंग रिस्क की वजह से ऑडिटर ना गलत कंक्लूजन दे सकता है। गलत कंक्लूजन कैसे देगा? सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आप किस एरिया के लिए, किस टाइप की चेकिंग के लिए सैंपलिंग कर रहे हो। हमने देखा था ना टीओसी के लिए भी सैंपलिंग की जा सकती है एंड टीओडी के लिए भी सैंपलिंग की जा सकती है। टीओसी मतलब क्या? ऑडिटर इन ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू चेक द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। समझ में आ रहा है? और टीओडी परफॉर्म किए जाते हैं ताकि आप ढूंढ सको कि क्या किसी असर्शन के अंदर मटीरियल मिस स्टेटमेंट है या मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हमें है इन दोनों टर्म्स को लेकर। सैंपलिंग रिस्क क्या है? सैंपलिंग रिस्क है कि ऑडिटर गलत कंक्लूजन दे देगा। सैंपलिंग रिस्क है कि ऑडिटर गलत कंक्लूजन दे देगा। अब गलत कंक्लूजन टीओसी को लेकर क्या हो सकती है? ऑडिटर दो टाइप से गलत कंक्लूजन दे सकता है। ऑडिटर बोल देगा कि टीओसी इफेक्टिव है बट एक्चुअल में टीओसी इफेक्टिव नहीं है। ये कंक्लूजन ऑडिटर ने दी जब उसने सैंपलिंग के बेसिस पे टेस्टिंग करी और ये रियलिटी थी। उसने बोल दिया कि जो आपके कंट्रोल्स हैं दोस कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, राइट, जब उसने टीओसी परफॉर्म करे, बट एक्चुअल में कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं थे। दूसरी गलत कंक्लूजन क्या हो सकती है? ऑडिटर ने कंक्लूजन दे दी ये टीओसी इफेक्टिव नहीं है, मतलब कंट्रोल्स इफेक्टिव है, सॉरी, ठीक है, कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है बट एक्चुअल में कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं थे। दूसरी कंक्लूजन क्या हो सकती है? दूसरी कंक्लूजन हो सकती है कि ऑडिटर ने जब टेस्टिंग करी ऑन द बेसिस ऑफ सैंपलिंग तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है बट एक्चुअल में इफेक्टिव थे। दोनों ये उल्टी सिचुएशन है। ऐसे ही टीओडी के केस में दो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पहली क्या? ऑडिटर ने टेस्टिंग करी ऑन द बेसिस ऑफ सैंपलिंग और उसने क्या कंक्लूड किया? उसने कंक्लूड किया, उसकी कंक्लूजन क्या थी? ये कंक्लूजन है और ये रियलिटी थी। कंक्लूजन क्या थी उसकी? उसकी कंक्लूजन थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, गलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऐसा उसकी कंक्लूजन है। बट रियलिटी में क्या थी? गलती नहीं थी। मतलब अगर वो 100% पॉपुलेशन पे टेस्टिंग करता तो उसको गलती नहीं मिलती, बट उसने सैंपलिंग करी तो उसको गलती मिली, राइट। यही तो रिस्क होता है ना। फिर दूसरी कंक्लूजन क्या हो सकती है? इसकी उल्टी, मतलब वो कंक्लूड कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां नहीं है जबकि एक्चुअल में थी। ये आपका रिस्क होता है और यही यहाँ पे आपके आंसर में लिखा हुआ है। कहते हैं एज पर ऐसे नंबर 530 ऑडिट सैंपलिंग, ये बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिस्पेक्ट ऑफ यूजिंग द सैंपलिंग व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर। लेकिन ऐसे नंबर 530 के अंदर ये भी बताया गया है कि जब ऑडिटर सैंपलिंग यूज करता है अपनी टेस्टिंग के लिए तो एक रिस्क अराइज होता है जिसको आप कहते हो सैंपलिंग रिस्क। देयर आफ्टर इसने सैंपलिंग रिस्क की डेफिनेशन लिखी है कि सैंपलिंग रिस्क को आप कह सकते हो रिस्क कि आपका ऑडिटर
एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल, और वो कंक्लूजन डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम द कंक्लूजन अगर आपका ऑडिटर इन सेम ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई करता 100% पॉपुलेशन पे। इसको तुम कहते हो सैंपलिंग रिस्क। देयर आफ्टर सैंपलिंग रिस्क से आपका ऑडिटर दो टाइप की गलत कंक्लूजन पे पहुंच सकता है। देखना जो मैंने आपको 4 बताए हैं ना वहां पे पॉइंट, वो यहां पे लिखे हुए 2 पॉइंट के अंदर। कहता है कि अगर आपका ऑडिटर टीओसी परफॉर्म कर रहा है, इन केस ऑफ टीओसी मतलब आपका ऑडिटर अपने कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए सैंपलिंग का यूज कर रहा है, ऑडिटर ने कंक्लूड किया है कि कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव, तो ये कंक्लूजन है ऑडिटर की कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, बट एक्चुअल में वो इफेक्टिव नहीं थे। और अगर आपका ऑडिटर टीओडी परफॉर्म कर रहा है एंड ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती बट एक्चुअल में वो करती थी, तो कहता है ऑडिटर इस टाइप की गलतियों से लेकर कंसर्न होता है क्योंकि इससे आपके ऑडिटर की इफेक्टिवनेस अफेक्ट होती है, ऑडिटर की ऑडिट की इफेक्टिवनेस अफेक्ट होती है। क्योंकि अगर आपका ऑडिटर गलत कंक्लूजन पे पहुंच रहा है मतलब वो एक इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन यहां पे देगा। अब इसकी उल्टी वाली सिचुएशन लिखो अगले पॉइंट में। कहता है इन केस ऑफ टीओसी आपका ऑडिटर ये भी कंक्लूड कर सकता है कि कंट्रोल्स कम इफेक्टिव है बट एक्चुअल में वो ज्यादा इफेक्टिव थे। तो अगर उसने ये कंक्लूड किया कि कम इफेक्टिव हैं तो इसका मतलब आपका ऑडिटर कह रहा है कि रिस्क ज्यादा है, तो मतलब उसने अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी ज्यादा रखे होंगे, राइट। तो उसकी कंक्लूजन क्या थी, कंट्रोल अच्छे नहीं है जिसकी वजह से उसने ज्यादा काम किया बट एक्चुअल में कंट्रोल अच्छे थे। अगर उसको पहले पता होता कि कंट्रोल अच्छे है तो वो इतना काम नहीं करता, तो इस गलती की वजह से उसका काम बढ़ गया। फिर आगे कहते हैं और अगर वो टीओडी के लिए सैंपलिंग का यूज कर रहा है तो वहां पे वो कंक्लूड कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है बट एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इस टाइप की गलत कंक्लूजन की वजह से ऑडिट की एफिशिएंसी अफेक्ट होती है। अभी बताया ऑडिटर एडिशनल काम करता है इन टू ओल्ड वर्क टू ओल्ड काट दो टू एस्टैब्लिश दैट इनिशियल कंक्लूजन वाज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ऑडिटर यहां पे ज्यादा काम करता है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश कि जो उसकी इनिशियल कंक्लूजन थी दैट वाज इनकरेक्ट। तो ये आपके यहां पे सैंपलिंग रिस्क की वजह से कैसे आपका ऑडिटर किसी एरनस कंक्लूजन पे पहुंचता है, ये आप 2 सिचुएशन लिखी हुई है। कहने को ये 2 पॉइंट है पर इसके अंदर 4 सिचुएशन कवर्ड है जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। हाँ, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आपको नोट लिखना है ऑन द एडवांटेजेस ऑफ द स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग और दूसरा आपको नोट लिखना है ऑन द स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, राइट। सबसे पहले आप बताओ कि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या होती है। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग एक ऐसा ऑडिट टेस्टिंग का मेथड होता है जहां पे ऑडिटर मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करता है, स्टैट का यूज करता है, थ्योरीज का यूज करता है इन ऑर्डर टू डू द सैंपलिंग, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सैंपल साइज, जहां पे ऑडिटर की पर्सनल बाइस नहीं इन्वॉल्व होती, जहां पे ऑडिटर अपनी पर्सनल जजमेंट के ऊपर ही सिर्फ डिसीजन नहीं लेता, इसको आप कहते हो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन ने आपसे एडवांटेजेस पूछिए, देयरफॉर आप सिर्फ पहला पॉइंट भी लिखोगे टू डिफाइन कि क्या नेचर होता है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का। देयर आफ्टर आप एडवांटेजेस लिखोगे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग को यूज करने की, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे पहले आती है आपकी ऑडिट टेस्टिंग, मतलब इसने नेचर बताया गया है कि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग को यूज करके ऑडिटर अपनी ऑडिट की टेस्टिंग करता है, तो उसका नेचर क्या होता है, ठीक है। तो कहता है ऑडिट टेस्टिंग विच इज डन बाय द ऑडिटर थ्रू द स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, ये ज्यादा साइंटिफिक होती है। यस, ज्यादा साइंटिफिक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर फॉर्मूला का यूज करता है, अपने सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस का वो यूज नहीं कर रहा, सो इट इज मोर साइंटिफिक देन द टेस्टिंग विच इज बेस्ड अपॉन एंटायरली ऑन ऑडिटर्स ओन जजमेंट। वेयर एज अगर ऑडिटर अपनी टेस्टिंग के लिए नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करेगा तो वहां पे ऑडिटर की खुद की जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो वो इतनी साइंटिफिक नहीं होती, बिकॉज इसने बताया भी है क्योंकि जब ऑडिटर स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग को यूज कर रहा है वो मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करता है, वो स्टैट का यूज करता है इन डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट सैंपल साइज। और मैंने आपको क्लास में सैंपल साइज बताया भी था कैसे निकलता है विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, एंड दिस में वेरी इन द सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे बाइजनेस के चांसेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वेयर एज नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के अंदर ऑडिटर बाइज्ड हो सकता है जब वो अपनी जजमेंट ले रहा है अबाउट द सैंपल साइज, ठीक है। फिर आपको बेनिफिट्स बताने हैं, एडवांटेजेस बतानी है ऑफ यूजिंग द स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। तो सबसे पहला बेनिफिट सुनो हिंदी में ध्यान से। सबसे पहला बेनिफिट कहता है कि जैसे जैसे आपके यूनिवर्स का साइज बढ़ता जाएगा, मतलब आपकी पॉपुलेशन का साइज बढ़ता जाएगा,
उस प्रपोर्शन में अगर ऑडिटर अपने सैंपल साइज के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज कर रहा है तो उसका सैंपल साइज उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगा, मतलब ऑडिट में एफिशिएंसी रहेगी। तो कहते हैं द अमाउंट ऑफ द टेस्टिंग, दैट मींस आपके ऑडिटर को एक पॉपुलेशन में कितनी सैंपलिंग यूनिट की टेस्टिंग करनी है, जो सैंपल साइज है वो इंक्रीज नहीं होगा इन प्रपोर्शन टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एरिया, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द यूनिवर्स। बेनिफिट हुआ। दूसरा, सैंपल सिलेक्शन ज्यादा ऑब्जेक्टिव होती है। अभी देखा ना, साइंटिफिक मेथड है, ऑडिटर की बायसनेस इन्वॉल्व नहीं होती तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव होती है, राइट। तो पहले पॉइंट के सामने लिख लो, सैंपल साइज के ऊपर पॉइंट बेस्ड है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे सैंपल का साइज नहीं बढ़ता है, तो इसका मतलब ऑडिटर को कम काम करना पड़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये बेनिफिट है। दूसरा, ऑडिटर की बायसनेस इन्वॉल्व नहीं होती है, ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है, तो इस पॉइंट के सामने लिख लो ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा पॉइंट, दिस टाइप ऑफ मेथड, ध्यान से सुनना, ये जो मेथड है मतलब जो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है, ये ऑडिटर को एक मीन प्रोवाइड करती है, एक रास्ता प्रोवाइड करती है कि वो एस्टिमेट कर सकता है दैट फॉर द गिवन सैंपलिंग एरर मतलब कैलकुलेटेड रिस्क, आपके ऑडिटर का मिनिमम सैंपल साइज क्या होना चाहिए, राइट। तो कहता है कि अच्छा मिनिमम क्यों चाहिए ऑडिटर को सैंपल साइज, ऑडिटर हमेशा कोशिश करेगा कि अगर उसको एक कंफर्ट चाहिए जितना कम से कम टेस्टिंग हो उसको परफॉर्म करनी पड़े ताकि ऑडिट की एफिशिएंसी बढ़े, कम टाइम में वो काम कर पाए। तो कहते हैं दिस मेथड प्रोवाइड अ मीन ऑफ एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज व्हिच इज एसोसिएटेड विद द स्पेसिफाइड रिस्क। तो गिवन रिस्क के लिए मैंने आपको बताया था, जब मैंने फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया जिसपे हमने उसको इंडिकेट किया था ई के नाम से, कि ऑडिटर जब अपने फॉर्मूला को यूज करके सैंपल साइज कैलकुलेट करता है तो वो सैंपलिंग एरर को पहले ही कैलकुलेट करता है, कंसिडर करता है सैंपलिंग रिस्क को। तो कहता है फॉर द गिवन रिस्क, फॉर द गिवन कैलकुलेटेड रिस्क, ऑडिटर एस्टिमेट कर सकता है कि मिनिमम सैंपल साइज क्या चाहिए। थर्ड पॉइंट से ही रिलेटेड फोर्थ पॉइंट है, कहता है ये स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ऑडिटर को एक मीन प्रोवाइड करती है फॉर कैलकुलेटिंग द कैलकुलेटेड रिस्क, फॉर ड्राइविंग द कैलकुलेटेड रिस्क ऑल्सो नोन एज द सैंपल एरर, ऑल्सो नोन एज द सैंपलिंग रिस्क। तो कहते हैं इट प्रोवाइड्स अ मीन्स फॉर ड्राइविंग द कैलकुलेटेड रिस्क एंड कोरस्पॉन्डिंग प्रिसाइजन, दैट इज सैंपलिंग एरर, दैट इज, फिर इसने बताया कि सैंपलिंग एरर होती क्या है, प्रोबेबल डिफरेंस होता है ये, जो इट मे बी विल ओके इट इज अ प्रोबेबल डिफरेंस इन रिजल्ट ड्यू टू द यूज ऑफ सैंपल। तो कहते हैं कि क्या डिफरेंस आएगा रिजल्ट के अंदर अगर आपका ऑडिटर सैंपल टेस्टिंग ना करके 100% टेस्टिंग करता, सैंपलिंग रिस्क की ही डेफिनेशन लिखी हुई है। सो द प्रोबेबल डिफरेंस इन द रिजल्ट ड्यू टू द यूज ऑफ सैंपल इन ल्यू ऑफ एग्जामिनिंग ऑल द रिकॉर्ड्स इन द ग्रुप दैट इज यूनिवर्स यूजिंग द सेम ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट कहता है कि with the help of this statistical sampling, auditor can give a better description about the data, even more better description than the 100% examination. तो कहते हैं it may provide a better description of large mass of data than a complete examination of all the data. इसका रीजन है सिंस जो नॉन सैंपलिंग एरर होती हैं सच एज प्रोसेसिंग रिलेटेड एरर्स, क्लरिकल एरर्स, वो आपके स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में इतनी ज्यादा होती ही नहीं है। यहाँ पे आप फॉर्मूलाज का यूज कर रहे हो, टूल्स का यूज कर रहे हो, स्टैट का यूज कर रहे हो। फिर कहते हैं बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है क्योंकि साइंटिफिक है, पर्सनल बाइज्ड आपके ऑडिटर की इन्वॉल्व नहीं है, एंड जो रिजल्ट आते हैं सैंपल के आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हो, दोज कैन बी प्रोजेक्टेड इवेल्युएटेड इन मोर रिलायबल वे, राइट। तो ये आपका यहाँ पे एडवांटेजेस बनेगी। अगला इसने क्या पूछा था, शॉर्ट नोट बताओ स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का। तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है कि जो आपकी एंटायर पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन को आप बांट देते हो हिस्सों में जिनको आप कहते हो ग्रुप्स। ठीक है, ये होमोजीनियस नेचर के ग्रुप्स होते हैं और हर एक ग्रुप को बोला जाता है स्टार्टम। ये स्टार्टा गलती से लिखा हुआ है, स्टार्टम है ये। हर एक ग्रुप को बोला जाता है स्टार्टम। और ये जो आपके ग्रुप बन गए हैं, अब इसको मान लिया जाएगा कि जैसे कि ये एक डिफरेंट पॉपुलेशन है, जैसे कि ये एक डिफरेंट पॉपुलेशन है, डिफरेंट पॉपुलेशन है। और इस स्टार्टा के अंदर, इस ग्रुप के अंदर जो आपकी यूनिट्स होती है उनको बोला, इन स्टार्टम के अंदर जो यूनिट्स होती है उनको बोला जाता है स्टार्टा। समझ में आ रहा है? अब ऑडिटर यूज कैसे करता है इस पर्टिकुलर मेथड को, ये समझ लो। तो आपके ऑडिटर के पास मान लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल की ये पॉपुलेशन है, इतनी आपकी टोटल ट्रेड रिसीवेबल के इनवॉइसेस है जिसकी टेस्टिंग ऑडिटर को करनी है। तो सबकी टेस्टिंग वो कर नहीं पाएगा, तो उसने क्या किया, उसने आपके इस पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में बांट दिया। एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप, ऐसे उसने ग्रुप्स बना दिए। हर एक ग्रुप को बोला गया स्टार्टम, और इस ग्रुप के अंदर अब जितने भी इनवॉइसेस आए
उनको आप कहते हो सैंपलिंग यूनिट, इनको बोला गया स्टार्टा। अब आपका ऑडिटर मान लेते हैं कि उसने ग्रुप्स कैसे बनाए, किसी ना किसी बेसिस पे उसने ग्रुप बनाए होंगे ऑब्वियसली। मान लेते जो बेसिस उसने फॉलो किया वो बेसिस है आपकी मॉनेटरी वैल्यू। मतलब क्या कि देखो जितने भी हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स है, डेटर्स है, जिससे हमें पैसे लेने हैं 10 लाख से ज्यादा के, वो आएंगे ग्रुप 1 के अंदर। अच्छा, और जितने भी हमारे अप टू 5 लाख तक के रिसीवेबल्स हैं, बट अप टू 5 लाख तक के रिसीवेबल हैं, एक सेकेंड, नहीं सॉरी, या अप टू 10 लाख तक के रिसीवेबल्स है, क्योंकि 10 लाख के इस साइड आ गए ना, अप टू 10 लाख के रिसीवेबल है, बट मोर देन 5 लाख, मतलब 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक के रिसीवेबल आएंगे ग्रुप नंबर 2 में। एंड अप टू 5 लाख के रिसीवेबल्स, अप टू 5 लाख के रिसीवेबल कहां से लेकर, ये आएंगे आपके मोर देन 2 लाख से लेकर, कह लेते हैं कि 2 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक के रिसीवेबल आएंगे ग्रुप नंबर 3 में। और जो आपके अप टू 2 लाख या लेस देन 2 लाख के रिसीवेबल्स हैं, वो सारे के सारे यहां पे आ जाएंगे ग्रुप नंबर 4 में। तो आपके ऑडिटर ने ऐसे मॉनेटरी लेवल के बेसिस पे, मॉनेटरी अमाउंट के बेसिस पे उसने क्या किया, ग्रुप्स बना लिए। ठीक है, कि 10 लाख से ज्यादा के डेटर इस ग्रुप में आएंगे, इस अमाउंट के डेटर इस ग्रुप में आएंगे, इस ग्रुप के इस अमाउंट के डेटर इस ग्रुप में आएंगे, सारी पॉपुलेशन को उसने कवर कर लिया ऐसे। अब ऑडिटर कैसे यहाँ पे अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ये पॉपुलेशन उसने बना ली, अब वो करेगा, मतलब ये ग्रुप्स उसने बना लिए, अब वो क्या करेगा, अब वो बोलेगा कि देखो इस ग्रुप में तो मैं सारे आइटम्स को टेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि बड़े बड़े डेटर्स है, तो यहाँ पे तो मैं 100% टेस्टिंग करूंगा, इस ग्रुप में मैं 25% टेस्टिंग कर लेता हूँ, इस ग्रुप में मैं 15% टेस्टिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं 2% टेस्टिंग करूंगा। तो ऐसे उसने अपना सैंपल साइज बना लिया। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे उसको रिजल्ट मिलेगा उसकी प्रोजेक्शन ये पूरी पॉपुलेशन पे करेगा, जो भी उसको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा उसकी प्रोजेक्शन ये पूरी पॉपुलेशन पे करेगा, जो भी इसको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा इसकी प्रोजेक्शन ये पूरी पॉपुलेशन पे करेगा। तो ऐसे ये पूरा आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का मेथड यूज होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो कहता है दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन इनटू अ ग्रुप, जिसको आप कहते हो स्टार्टम। एंड फिर ऑडिटर हर एक स्टार्टम में से क्या लेता है, सैंपल उठाता है। अभी बताया ना कि मैं पहले ग्रुप में से क्या करूंगा, 100% चेकिंग करूंगा, मतलब सारे के सारे आइटम्स को मैं टेस्ट करूंगा। हर एक स्टार्टम को कैसे ट्रीट किया जाता है, जैसे कि एक सेपरेट पॉपुलेशन है। नंबर ऑफ द ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स में मुझे पॉपुलेशन को डिवाइड करना है, जैसे हमारे एग्जांपल में हमने 4 में बांटा, आप 5 में बांट सकते हो, आप 6 में बांट सकते हो, ये कौन डिसाइड करेगा, ये ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है। एग्जांपल्स वही लिया हुआ है इसने यहाँ पे भी, ट्रेड रिसीवेबल्स का, ये 2 लाख मैंने यहाँ पे 2 लाख लिया था, इसने 1 लाख लिया हुआ है। फिर नीचे आप किसी भी परसेंटेज को यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी इसने बोला है कि जितने भी 10 लाख से ज्यादा के डेटर है वहां पे सारे के सारी 100% टेस्टिंग करूंगा मैं, और जो सेकंड ग्रुप है वहां पे 25% आइटम की टेस्टिंग करूंगा, थर्ड ग्रुप में 10% की टेस्टिंग करूंगा, एंड फोर्थ ग्रुप जहां पे लोएस्ट अमाउंट के डेटर्स हैं 2% की टेस्टिंग करूंगा। तो इस टाइप के तुम मेथड को, टेस्टिंग के मेथड को बोलते हो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है, ये मोस्टली वहां पे ज्यादा सुटेबल होता है जहां पे होमोजीनियस नेचर की पॉपुलेशन होती है, हेट्रोजीनियस आइटम जहां पे होते हैं वहां पे सुटेबल नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आपके ऐसे नंबर 610 के क्वेश्चंस, अब ये यहाँ पे कवर नहीं हो पाएंगे, इसको हम पार्ट नंबर 2 के अंदर कवर करेंगे। बाकी की जो भी डिस्कशन रहेगी इस चैप्टर से वी विल कवर इन पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अगर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को यूट्यूब पे देखने वाले हो, लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो।